हाय अमित, आ गया मैं। एजुकेटर रनिंग लेट। एक एक सेकंड नहीं रुका या तो मतलब। हाय एवरीवन, कैसे हो सारे सारे? सब बढ़िया। सब बढ़िया। आज हैशिंग वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इजी टॉपिक कोई नहीं है। इस टॉपिक को देख के सबके सब खुश रहते हैं इस टॉपिक को देख के, राइट? ठीक है। आज बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है, बस वो तो क्लिक करने वाला था स्टार्ट क्लास में, तभी उसका कमेंट आ गया एजुकेटर रनिंग लेट, तो एकदम से हंसी आ गई। ठीक है। ना ना, सो के नहीं उठा यार। चलिए, जल्दी से हम वीडियो शेयर करते हैं अपनी और आते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत हैशिंग पढ़ा था, थोड़ा बहुत हैश मैप भी पढ़ा था, लेकिन हमने बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं गए थे, राइट। ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया था कि अच्छा जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर किस तरीके से चीजें डिफाइंड होती हैं। आज लेकिन अच्छे से घुस रहे होंगे इसके अंदर, हैशिंग के अंदर, हैश मैप के अंदर। आज मैं आपको इंटरनल वर्किंग नहीं बताने वाला। इंटरनल वर्किंग हम नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके बाद वाली क्लास में देख रहे होंगे, बिकॉज इंटरनल वर्किंग जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि किस तरीके से हैश मैप का यूज होता है। उल्टा उल्टा समझना जरूरी है मेरे ख्याल से इसको, ठीक है। इंटरनल वर्किंग बाद में जानेंगे, पहले एक जान लेते हैं कैसे होता है, क्योंकि इंटरनल वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट कोई नहीं, समझेंगे उसे भी, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आज हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे इसकी, कैसे आप इसकी हेल्प से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो अगेन एक बार रिवाइज कर लेंगे हैश सेट और हैश मैप को किस तरीके से काम करता है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। क्या चल रहा है ये? वे बेटर देन सो कॉल्ड अल्फा। अल्फा अल्फा बोले तो हैश सेट एंड हैश मैप इन जावा पढ़ रहे होंगे हम। उसके बाद हैश कैट, हैश कोड एंड इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है कस्टम क्लास के हैश मैप एंड हैश कोड बनाने काम में आता है ये, ठीक है। तो मस्त चीज है, ये भी समझेंगे। एंड देन उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी हैं, ठीक है। सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस आप भी कर लोगे। बट कोई बात नहीं, इनको हम डिस्कस भी कर लेंगे लाइव क्लास के अंदर, मतलब उसके अंदर डाउट क्लास के अंदर। डाउट क्लास के अंदर इस बात है काफी कुछ डिस्कस करना है एक्चुअली। हमें बाइनरी सर्च डिस्कस करना है, हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क भी डिस्कस करना है, बट डाउट क्लास के अंदर काफी सारे डाउट्स होंगे आपके पास। और तीसरा हैश मैप हैश सेट भी देख लेंगे उसके अंदर, अगर टाइम मिल गया तो। अदरवाइज हैश मैप हैश सेट हम अगले डाउट क्लास के अंदर देख सकते हैं, वो अपना फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट दो चीजें तो देखनी है, कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड देन बाइनरी सर्च। चलिए, आज की क्लास की बात करते हैं। आज तो हैश सेट एंड हैश मैप, ठीक है। कोलिजन भी बताना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, सब कुछ हैश मैप हैश सेट सब कुछ हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जावा के अंदर हमने कल ही, मतलब लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था किस तरीके से ये होता है, तो इसको हम जावा के अंदर ही जाके देखते हैं ना, फिर प्रैक्टिकली देख ही रहे हैं तो यहाँ पर देख लो। लर्न मैप्स वाली ये लास्ट क्लास है अपनी, राइट। लर्न मैप्स नाम की क्लास थी, इसके अंदर हमने मैप बनाया था, हैश मैप। एंड सिमिलरली हमने लर्न सेट वाली क्लास के अंदर एक सेट बनाया था। बट इसको दोबारा से समझ लेते हैं यार अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ अलग चीजें दिखानी है। इट्स नॉट अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क एनीमोर। अभी हम काफी और चीजें देख रहे होंगे स्पेसिफिक टू हैश मैप एंड हैश सेट्स। तो क्या नाम है क्लास का? हैशिंग बेसिक्स। ठीक है जी। ये क्या हो गया? ये इसमें नहीं घुसा क्या? ओ, डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आ गया ये। और मुझे लगता है ये मूव भी नहीं होता ठीक से। हैशिंग बेसिक्स, हैशिंग बेसिक्स, हैशिंग 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 बेसिक्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अरे बना कहाँ है भैया? कहीं भी बन गया लगता है। चलो कोई नहीं, उसको मैं हटा दूंगा वहां से, पता नहीं कहाँ बन गया वो पैकेज। हैशिंग बेसिक्स, इसके अंदर हम हैशिंग बेसिक्स, अच्छा मैंने क्लास ही बना दी, कोई नहीं। हैशिंग बेसिक्स दोबारा से बना देते हैं, बहुत सारा कुछ हो गया हैशिंग बेसिक्स। आइए आइए कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हैश हैश मैप समझते हैं, पहले हैश सेट बाद में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हैश मैप हमें याद होगा की वैल्यू पेयर डाल रहे होते हैं। हैशिंग की खास बात क्या होती है? हैशिंग की खास बात होती है कि आप इसके अंदर
यूनिक चीजें रख सकते हो, ठीक है। हमेशा एक टाइप की चीज जो होगी वो यूनिक होगी। हैश मैप के अंदर की वैल्यू पेयर होता है तो कीज आपकी यूनिक रहती है, ये बात हमें पता है, राइट। इसको हम दिखा देते हैं यहाँ से, डोंट शेयर। यहाँ पर भी कुछ की वैल्यू पेयर होंगे। सपोज 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 मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हैशिंग या फिर स्ट्रिंग टू इंटीजर कर लेता हूँ। वैसे मैं लास्ट क्लास में स्ट्रिंग टू इंटीजर किया था, इस बार स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ। आज हम कस्टम क्लास का भी हैश मैप हैशसेट बना के देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो इतना तो बता दिया था भैया, इतना दोबारा से क्यों बता रहे हो? इंपोर्ट, क्योंकि यार जरूरत है। तो ये मैप हमारा बन गया, ठीक है। अब इस मैप के अंदर कुछ चीजें पुट करते हैं। मैप डॉट पुट, हमें पता है स्ट्रिंग टाइप की होगी हमारी, इसके अंदर हम कुछ की डालते हैं। सपोज करो 1 तो 1 ऐसा करके कुछ, ठीक है। मैप डॉट पुट, यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप की चीजें पुट कर रहे होंगे। अच्छा, वैल्यू भी स्ट्रिंग ही है तो ऐसे डाल देते हैं, चलो ठीक है। 2 ऐसा करके कुछ डालते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ये चीजें डल रही हैं, यहाँ पे जो कीज डल रही हैं वो हमेशा इसके अंदर यूनिक रहने वाली हैं। अगर एक आपने की वैल्यू पेयर के अंदर 1 से 1 डाला है, देन 2 से 2 डाला है, तो आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। इसको जरा समझते हैं अच्छे से कि क्या होता है। आपने स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बनाया है तो हमने बोल दिया कि ठीक है 1 2 1, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये मैपिंग आपने कर दी, ठीक है। एंड देन 2 से आपने ये मैपिंग कर दी। उसके बाद आप दोबारा अगर करने जाओगे ना, 1 1 डालोगे इसके अंदर, और इस बार कुछ और वैल्यू डालना चाहते हो, सपोज करो इसके अंदर ये डालना चाहते हो, तो होगा क्या? होगा क्या मुझे बताओ, आप बताओ मुझे क्या होगा। बोल कितना सही कहा, रिप्लेस होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 1 की जगह 3 आ जाएगा, मतलब ये ढूंढेगा पहले मैप के अंदर, ये हमारा मैप था, इसके अंदर देखिए क्या 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 की ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ 1 की ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई। 1 की क्योंकि प्रेजेंट है तो उसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू थी इसको अपडेट किया जाएगा 3 के साथ, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि इसने बोल रखा है कि हमारी जो कीज होंगी विच आर दीज थिंग्स, ये हमेशा यूनिक होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंटरनली ऐसा क्या यूज कर रहा है, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, ये आज नहीं समझने वाले, लेकिन हमें ये समझ लेना है कि ये जो काम हो रहा है इसके अंदर 3 काम हो रहे हैं मैप के अंदर। पुट, गेट, और मतलब गेट और कंटेन्स की। पुट के अंदर आप की वैल्यू पे डालते हो, की वैल्यू पे डालते हो। गेट के अंदर आप की से क्या कर लेते हो, और कंटेन्स की में आप पता कर लेते हो कि कोई की प्रेजेंट है कि नहीं है। ये सारे के सारे ऑपरेशन, इस सारे के सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होते हैं, और यही इसको बहुत खास बनाता है। इसी की वजह से हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारी, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। बस हम यहाँ पर हैश मैप का यूज कर लेते हैं, हैश सेट यूज कर लेते हैं। तो कई बार तो मतलब अगर आपने इंटरव्यूज के अंदर बोल दिया ना कि हाँ यहाँ पर हैश मैप लगा देंगे या फिर यहाँ पर हैश सेट लगा देंगे, तो इंटरव्यू बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, इसको पता है ये क्या बोल रहा है, इसको पता है ऑलरेडी, ठीक है। रिमूव भी होता है, हाँ रिमूव भी कर सकते हो आप, रिमूव भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओवन में आता है वो भी। सारे सारे ऑपरेशन यहाँ पे बिग ऑफ वन में होते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा भैया, गेट कंटेन्स पुट, क्या होगा ऑर्डर? हाँ हाँ, डुप्लीकेट तो रिप्लेस हो जाएगी। ऑर्डर क्या होगा भैया, गेट कंटेन्स पुट। ऑर्डर, ऑर्डर इसमें कुछ नहीं होता हैश मैप के अंदर। देखो हैश मैप के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। हैश के अंदर जब यहाँ पर हैशिंग की बात आ जाती है ना, तो कुछ भी ऑर्डर वॉर्डर नहीं होता यहाँ पे। और ये ऑर्डर वगैरह क्यों नहीं होता ये हम बाद में देख लेंगे, जब हम इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश में समझ रहे होंगे, बस आज नहीं देख रहे होंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। तो भैया हैश मैप आपने बता दिया, ठीक है। फिर ये हैश सेट क्या होता है? हैश मैप में समझ में आ गया हमें हैश मैप क्या होता है, लेकिन अब ये हैश सेट क्या है? हैश सेट के अंदर बेसिकली यार एक ही टाइप की चीज आ सकती है, ठीक है। और ये हमने देखा था सेट क्लास के अंदर होता है, सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। हैश मैप जो होता है वो मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, राइट। ये मैप को करता है। वहीं हैश सेट जो है ये सेट को कर रहा होता है, राइट। ये सेट को कर रहा होता है, और सेट जो फर्दर है वो कलेक्शन को कर रहा होता है इंप्लीमेंट। तो हैश सेट एक्चुअली क्यों पढ़ते हैं साथ साथ, क्योंकि हैश सेट जो होता है ना वो इंटरनली हैश मैप का यूज कर रहा होता है, ठीक है।
हैश सेट इंप्लीमेंट तो सेट को कर रहा होता है, बात को समझना, बात को अच्छे से समझना। हैश मैप अलग है एकदम, हैश सेट एकदम अलग है, दोनों की फंक्शनैलिटीज अलग अलग है। लेकिन हैश सेट हैश मैप को जावा के अंदर इंटरनली यूज कर रहा होता है अपनी इंप्लीमेंटेशन के लिए, हैश सेट हैश मैप का यूज कर रहा होता है। हम देखेंगे अभी कोड में जाके कि वो कैसे यूज कर रहा होता है इस तरीके से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हैश सेट इट एक्सटेंड्स सेट, ठीक है, या फिर इट implements sets but it uses hash map, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो अंदर वो क्या यूज कर रहा है उससे तो हमें फर्क पड़ता नहीं, वो अंदर कुछ भी यूज करता रहे, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इन दोनों को साथ में हम इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हैश सेट है, ये हैश मैप है, ये सेट इंटरफेस है। तो इतना कुछ बता दिया, एक बार जरा कोड में भी दिखा दो। तो कोड में चलते हैं एक बार, देखो हम पहले हैश मैप के कोड में चल लेते हैं। ये हैश मैप डॉट क्लास है, राइट, ये हैश मैप डॉट क्लास है, इसने मैप को इंप्लीमेंट किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है भैया। एक बार जरा सेट ही बता दो, तो सेट लिख लेते हैं, हैश सेट। सपोज करो मैं इंटीजर्स का हैश सेट बनाता हूँ, सेट इक्वल्स टू न्यू सेट, और सेट के अंदर कुछ चीजें डालते हैं, सेट डॉट ऐड लेट्स से 34, then let's copy this 34 3 and then 4। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू डाली। इसके अंदर अगर मैं दोबारा से कोई सेम वैल्यू डालने का ट्राई करूंगा ना, सपोज करो सेट डॉट ऐड 3 करने का ट्राई करूंगा, वो हो नहीं पाएगा। हम प्रिंट भी करके देख लेते हैं। सेट, इसमें सेट के अंदर भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, देखो इसके अंदर भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। 3 मैंने 2 बार डालने का ट्राई किया, लेकिन 3 सिर्फ एक ही बार आया है। तो अब देख लेते हैं सेट के अंदर सेट का यूज कर रहा होता है सेट के अंदर अंदर गए हम, देखो इंप्लीमेंट कर रहा है ये सेट को, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रहा है ये सेट को, लेकिन इंटरनली ये अपने अंदर देखो हैश मैप यूज कर रहा है। इसने एक मैप बना रखा है जिसके अंदर कीज तो यही है जो हमने टाइप बता रखा है, जिस टाइप की की बनेगी, ठीक है। वैल्यू इसने ऑब्जेक्ट टाइप की बना रखी है कि वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता, इसे वैल्यू किसी भी टाइप की बना देगा ये। तो क्योंकि इसको बार बार मेहनत ना करनी पड़े जावा को, क्योंकि फंक्शनैलिटी सेम है दोनों के अंदर यूनिक कीज आनी चाहिए, ठीक है, यूनिक चीजें आनी चाहिए। तो यूनिक चीज आनी है तो इसको पता है कि भाई यहाँ पर भी की तो यूनिक ला ही रहा था, ये पहले काम कर ही रहा था उसके लिए। तो इसने सोचा क्यों ना मैं इसी चीज को रीयूज कर लूं, क्योंकि ये अच्छे से काम कर ही रहा था। बस मेरे को बोलना है यूजर को कि मेरे को वैल्यू मत दो कोई भी, लेकिन हैश मैप को तो वैल्यू चाहिए कुछ ना कुछ, तो ऑब्जेक्ट वैल्यू बना देता हूँ वहां पे मैं। तो जब भी आप हैश सेट के अंदर कुछ डाल रहे होगे ना, वो इंटरनली इस मैप के अंदर डाल रहा होगा उस चीज को, उस की को, और वैल्यू उसकी होगी रैंडम ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ये डमी वैल्यू, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है ना, हमेशा यही डलता रहेगा हर एक मैप के अंदर, लेकिन हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मिलने वाला इसका एक्सेस, समझ रहे हो, ये प्राइवेट है, इसका एक्सेस हमें कभी मिलेगा ही नहीं। हमें इस मैप का भी एक्सेस कभी नहीं मिलने वाला। हम यूज कर रहे होंगे हैश सेट के फंक्शंस का, जैसे कि ऐड, जैसे कि गेट, जैसे कि कंटेन्स। जब हम ऐड गेट कंटेन्स का यूज कर रहे होंगे, वो इंटरनली इस मैप के अंदर जा रहे होंगे, इंटरनली वो इस मैप के अंदर जा रहे होंगे। जैसे मैंने ऐड किया ना, देखो ऐड में गया मैं, तो उसने इस मैप के अंदर डाल दिया, देख रहे हो, मैप डॉट पुट ई, और वो जो डमी चीज थी प्रेजेंट, इसने वो डाल दी। और अगर वो अगर डल गई सक्सेसफुली तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। ट्रांजिएंट कीवर्ड, आई एम नॉट रियली श्योर, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर यूज होता है ये ट्रांजिएंट कीवर्ड एक्चुअली, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसको इससे कि ये क्या यूज करते हैं इसका। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर यूज होता है इतना मेरे को पता है, कहाँ लिखा था ट्रांजिएंट, कुछ मल्टीपल थ्रेड्स इसको अच्छे से यूज कर पाए, देखो अनसिंक्रोनाइज्ड कंकरेंट मॉडिफिकेशन वगैरह, यहाँ पे कुछ कुछ तो लिखा हुआ है ना इन्होंने, यहाँ पर वो काम में आ जाता है। ऐसा कुछ होता है कि मैप के अंदर अगर आप सेम मैप के अंदर चीजें भर रहे हो, और सेम थ्रेड के अंदर आप उसके अंदर चीजें निकाल भी रहे हो, गेट भी कर रहे हो, और सेम मैप के अंदर पुट भी कर रहे हो, तो वहां पर वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन का एरर दे देता है, ठीक है, करंट कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन दे देता है। और वहां वो क्यों दे पा रहा है, वो इसी ट्रांसजेंड की वजह से दे पा रहा होता है, समथिंग लाइक दैट। serialization is not possible for transit things, all right। तो मैं एकदम ही अलग बोल रहा हूँ, फिर कुछ मत सुनो। लेकिन हमें समझ में आ गया होगा, ये हैश सेट जो है वो इंटरनली हैश मैप यूज कर रहा है, और इसके अंदर ये इस तरीके से एक डमी वैल्यू भर दे रहा है हर एक मैप के अंदर हर की के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमें समझ में आ गया कि ये कैसे
यूज कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है सेट को, लेकिन यूज कर रहा है एक मैप को। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि ठीक है, हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम इंटीजर वगैरह स्ट्रिंग वगैरह डाल देते हैं, लेकिन कई बार हमें डालनी होती है कस्टम चीजें, ठीक है, कस्टम क्लासेस डालनी होती हैं, तो वहां पर हमें इन दोनों चीजों का समझना जरूरी है, हैश कोड एंड इक्वल्स। हैश कोड एंड इक्वल्स, ये दो चीजें समझेंगे कि ये होती क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होती हैं ये चीजें, तो ये क्या होती है, इनका यूज क्या है वो समझेंगे, और ये कैसे यूज करके इनका हम कस्टम क्लास के बना सकते हैं, कस्टम क्लास सेट। सेट या फिर मैप कस्टम क्लास का आप कैसे बना सकते हो वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो जरा जानते हैं, हैश सेट को हैश मैप से प्यार है। इज हैश कोड प्रेजेंट इन मैप, इज हैश कोड प्रेजेंट इन मैप, प्रेजेंट ही बोला हुआ है। हैश कोड मैप के अंदर होता है क्या, देखो हैश कोड होता है क्या, मैं बता देता हूँ तुम्हें। हैश कोड एक फंक्शन है जो कि सभी को मिला हुआ है। अगर आप कोई भी क्लास बनाओगे ना, कोई भी क्लास, उसके अंदर हैश कोड फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था जो भी क्लासेस हैं उन सभी का पेरेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, सबसे टॉप में ऑब्जेक्ट क्लास होती है, और उस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड डिफाइंड है। तो जो भी क्लास आप बनाओगे सभी के अंदर हैश कोड एंड इक्वल्स होंगे ही होंगे, ठीक है। इवन ये स्ट्रिंग क्लास है, इसके अंदर भी अगर आप जाके देखोगे इन्होंने हैश कोड एंड इक्वल मेथड बना रखे हैं, और इनका काम आता है ये पता लगाने में कि दो चीजें अलग अलग हैं या नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा समझते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूं, यहाँ पे सपोज करो क्लास बनाई मैंने पर्सन, और इस पर्सन क्लास के अंदर मैं कुछ कुछ काम करता हूँ, जैसे कि इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। सपोज करो मैंने हर पर्सन को एक आईडी दे दी और उसका कुछ नाम है। अब मैं इन पर्सन्स को सेट में डालना चाहता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइप के पर्सन ही आएंगे इस सेट के अंदर, ठीक है। सपोज करो पर्सन नहीं है, स्टूडेंट है, इससे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। स्टूडेंट और इनके कुछ कुछ रोल नंबर है और कुछ कुछ नेम है। मैं चाहता हूं इनका सेट बनाना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, और मुझे पता है कि एक स्टूडेंट एक ही बार आ सकता है, दोबारा नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट लेट्स कॉल इट रोल कॉल, जो भी है, न्यू सेट। तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट्स के सेट बना सकता हूँ, ठीक है। और पहले मैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कुछ कुछ स्टूडेंट s1 न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं कुछ कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप लोग आ सकते हो यहाँ पर, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, इन दोनों को यूज करके हमारे लिए कंस्ट्रक्टर बना दीजिए प्लीज। तो इन्होंने बना दिया, ठीक है। सुपर आप चाहो तो उड़ा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर इसका जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास ही है। आप तो हमें बताना पड़ेगा इसका रोल नंबर सपोज करो 1 है, और इसका जो नाम है वो अनुज है, मान लेते हैं। मेरा रोल नंबर 1 नहीं था वैसे, और यहाँ पे कुछ एरर आया, लेट्स सी व्हाट इज द एरर। नो इनक्लोजिंग टाइप, एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है, नो इनक्लोजिंग इंस्टेंस, जो मैंने क्लास के अंदर क्लास बनाई है इसी वजह से क्या रह गया ये। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ और क्लासेस बनाते हैं यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। s1 हो गया, s2 हो गया, यहाँ पर एक अलग स्टूडेंट है, सपोज करो स्टूडेंट नंबर 4, और मान लेते हैं ये है, और एक स्टूडेंट 3 है, और इसका रोल नंबर 2 है, लेकिन इसका भी नाम अनुज है, ठीक है। ये में भी बाद में आया होगा ये बंदा, तो इनको हम सेट में डाल देते हैं, इस रोल कॉल में डाल देते हैं, ठीक है। रोल कॉल डॉट एड s1, एंड देन सिमिलरली बाकी दोनों को भी डाल देंगे हम, s2 3, इनको जस्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो सही से प्रिंट होंगे ये? नहीं ना, अमित कह रहा है नहीं।
यहाँ पे देखो क्या क्या प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो, हैशिंग बेसिक्स डॉट स्टूडेंट, ये हैशिंग बेसिक्स डॉट स्टूडेंट, ये हैशिंग बेसिक्स डॉट स्टूडेंट, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्यों, अच्छा नहीं, ऑब्जेक्ट आईडी क्यों प्रिंट हो रही है, रैंडम तो ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, टू स्ट्रिंग, ठीक है सही बात है, क्योंकि प्रिंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है, और टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट जो होता है वो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न कर रहा होता है, क्लास एट द रेट ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर हमें टू स्ट्रिंग मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक, ये हमने शुरुआत में देखा था जावा जब हम पढ़ रहे थे, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड को हम ओवरराइड कर देंगे, और ये रिटर्न करेगा कुछ, रिटर्न करेगा ये, सपोज करो ऐसा कुछ, रोल नंबर और नेम, ठीक है। अब ये देखना सही से काम करेगा, ठीक है। तो हमें मिल रहा है 4 अंकित 1 अनुज एंड देन 2 अनुज, तो ये ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ लास्ट में भैया, लास्ट के अंदर मैंने बस ये एक स्ट्रिंग को अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। मैंने रोल नंबर और नेम को अच्छे से लिख दिया, मैं चाहता तो यहाँ पर इनको मैं बिना इसके भी लिख सकता था, बट मैंने सोचा थोड़ा फैंसी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैंसी करने का ट्राई करते हैं, आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, मतलब ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये डिस्टिंक्शन ठीक से बैठ नहीं पाता, तो इसलिए ये कर देते हैं, आई थिंक ये करना चाहिए क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। 4 अंकित 1 अनुज एंड 2 अनुज, समझ में आ गया। इस क्लास इज नॉट हैविंग टू स्टूडेंट, यस बिल्कुल सही बात है। अगर हम क्लास नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर ऐसा हो रहा होगा आउटपुट के अंदर। तो एक बात और समझ लेंगे कि सेट के अंदर जो प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है, सेट हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, रोल कॉल के अंदर रोल कॉल प्रिंट कराया, इसका मतलब हमने यहाँ पर एक सेट प्रिंट कराया है। सेट ने भी टू स्ट्रिंग मेथड अपने बना रखे हैं, ठीक है, सेट ने भी अपना टू स्ट्रिंग मेथड बना रखा है, उसने क्या रखा है कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी सारी वैल्यूज के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉमा सेपरेटेड करके प्रिंट कर दो। तो सेट ने वो कर रखा है, तो सेट ने वो किया, और उसके बाद फिर उसने कॉल किया स्टूडेंट के टू स्ट्रिंग मेथड को, लेकिन पहले कुछ भी नहीं था वहां पर, तो हमने बना दिया अब कि ये भाई ये है स्टूडेंट का टू स्ट्रिंग मेथड, तो वो इस तरीके से प्रिंट करेगा वो चीजों को, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ से रोल नंबर हटा देंगे तो सिर्फ नेम नेम प्रिंट होंगे, हमारे ऊपर है, ठीक है। वी आर नॉट कॉलिंग टू स्ट्रिंग, नो नो वी आर नॉट कॉलिंग टू स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मेथड है, ये अपने आप ही टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा होता है, ठीक है। प्रिंट्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड देन टर्मिनेट्स ऑन द लाइन, द मेथड कॉल्स द फर्स्ट string dot value of to get the printed object string value, then behave as though it invokes print and then println। एक सेकंड कहाँ चले गए, skip this version, अपने आप ही अपडेट आ गया मेरे पास आज पहले ही, ठीक है। लेकिन मैं क्या बताने वाला था, मैं बताने वाला था कि यहाँ पर अभी अगर आप कुछ भी डालोगे ना, अगर आप दोबारा से सेम स्टूडेंट डालने का ट्राई करोगे, स्टूडेंट S4 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, सब उसको एक नया स्टूडेंट आया जो कि बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे को कॉपी कर रहा है, मेरा ही नाम रोल नंबर और मेरा ही नाम लेके आ गया, फेक आईडी है, ठीक है, ये फेक आईडी यहाँ पे आई और इसने रोल कॉल यहाँ डल गया ये, उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं दोबारा से, तो जावा बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो पहले 3 लोग थे, अब 1 अनुज यहाँ पर दो हैं, देख रहे हो 1 अनुज एक बार और 1 अनुज दो बार 1 अनुज चला गया इसके अंदर, विच शुड नॉट हैव हैपेंड, राइट। अगर नॉर्मल हमारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा अलाउ हो रहा है। ऐसा अलाउ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भैया आपने तो कहा था सेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू अलाउड नहीं होती, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेमोरी के अंदर S1 अलग जगह पर है और S4 अलग जगह पर है, ठीक है। S4 यहाँ पड़ा है, S1 यहाँ पड़ा है, तो जावा उसके अंदर घुस के नहीं चेक कर रहा है वैल्यूज को, उसे कहते हैं हम शैलो चेकिंग, ऐसा कुछ कहते हैं, शैलो चेक कर रहा है अभी फिलहाल, इक्वल इक्वल चेक कर ले रहा है कि हाँ रेफरेंस अलग अलग है या सेम है। अभी फिलहाल देखिए कि अगर सेम सेम रेफरेंस की चीजें डाल रहे हो तब तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस की चीजें डाल रहे हो तो उनको डुप्लीकेट अलाउ कर देगा उसके अंदर वो,
उसको अभी फिलहाल वो शैलो चेकिंग कर रहा है, डीप चेकिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें बोलना पड़ेगा उसे कि भाई थोड़ा अंदर जाके देख वैल्यूज को भी, कि वैल्यूज भी अलग अलग है कि नहीं है। अगर वैल्यूज अलग अलग हैं तभी उनको अगर वैल्यूज अलग अलग है तभी उनको अलग अलग मान, अगर वैल्यू सेम है ना दो चीजों की तो उनको सेम ही मानो, राइट। ऐसा होना चाहिए। प्लीज एक बार रिपीट। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर अभी हो क्या रहा है, वन और अनुज ये मेमोरी में यहाँ पड़ा हुआ है, दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। देखो ये मेमोरी है बड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने बनाया वन और अनुज, ये था आपका S1, S1 इसको पॉइंट कर रहा था। फिर हमने बाद में एक और बनाया न्यू ऑब्जेक्ट जहां पर हमने दोबारा डाल दिया वन और अनुज, लेकिन इसको हमने बोल दिया S4। मेमोरी के अंदर ये दोनों दोनों अलग जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो सेट को जहां तक फर्क पड़ता है, सेट बोलता है कि अभी फिलहाल दो अलग अलग रेफरेंसेस को मैं अलग अलग मानूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल ये कर रहा है शैलो चेक, ठीक है। यहां पर ये रेफरेंसेस को चेक कर रहा होता है। ऑब्वियसली अगर मैं दोबारा से इसके अंदर S1 डालने का ट्राई करूंगा तो ये दोबारा से सेम S1 डालेगा नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे बोलेगा ये तो दो तुम पहले डाल चुके हो, दोबारा से कैसे डाल रहे हो, ठीक है। तो S1 को दो बार नहीं डालने देगा, सिमिलरली S4 को दो बार नहीं डालने देगा, लेकिन S1 और S4 की वैल्यूज को जाके चेक नहीं कर रहा है सेट, ठीक है, क्योंकि इसको हमने वो बताया ही नहीं ऐसे कि चेक कैसे करना है, दो चीजों को डिस्टिंग्विश कैसे करना है इसे नहीं बताया अभी हमने। तो वो बताने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं हैश कोड एंड इक्वल्स का, ठीक है। और यहां पर काम में आते हैं हैश कोड एंड इक्वल्स। अब जरा समझ लेते हैं हैश कोड एंड इक्वल्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी। पहले तो हैश कोड एंड इक्वल्स समझ लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को जानेंगे, ठीक है। वापिस आते हैं, तो ये करना है हमें, हम चाहते हैं कि भैया ये अलग है ये अलग है, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस जिसके रोल नंबर अलग अलग है ना वो स्टूडेंट अलग अलग है। अगर और अगर नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, नाम दो स्टूडेंट एक क्लास के अंदर दो नाम के स्टूडेंट, दो सेम नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, मेरी क्लास में 3 अनुज थे, ठीक है, तो वो सही है। लेकिन रोल नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलेंगे यहाँ पर हैश कोड मेथड बना देंगे, ठीक है। तो हैश कोड मेथड क्या होता है भैया, तो पब्लिक इंट हैश कोड है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग हैश कोड करते हैं, ओवरराइड लगाते हैं, जब भी सॉल्व नहीं होते तो आप ओवरराइड लगा दो। टाइप इज ऑब्जेक्ट और हैश कोड एम्प्टी होता है, माय बैड, दिस मस्ट रिटर्न अ टाइप इंट। सपोज करो रिटर्न कर दे रहा है रोल नंबर, तो ये बोल रहा है कि देखो जिस जिसके अंदर जो मतलब हर एक बंदे का जो हैश कोड बन रहा है वो अब रोल नंबर के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब रोल नंबर अगर दो लोगों के सेम है तो इसका मतलब वो सेम स्टूडेंट है, और अगर रोल नंबर डिफरेंट है वो तो डिफरेंट स्टूडेंट है। इक्वल्स चेक करने के लिए इक्वल्स का यूज कहाँ करते हैं भैया, इक्वल्स का यूज होता है जब जावा कंपेयर कर रहा होता है कि ये दोनों दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं है। देखो इंटरनल वर्किंग जब हम कर रहे होंगे तो वहां पर देख रहे होंगे, मैं दोबारा से बताता हूँ एक चीज, कि वहां पर दो चीजें चीजें निकलती हैं, बस मैं अभी ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता उसके, लेकिन वहां पर आप पहले हैश कोड निकालते हो, ठीक है। जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो जावा, जब इसे इंप्लीमेंट कर रहा होता है, जब जावा हैश मैप के अंदर डाल रहा होता है चीजों को, तो वो दो काम करता है। पहला काम करता है हैश कोड कैलकुलेट करना, जो कि उसके लिए वो हैश कोड वाले फंक्शन को इन्वोक करता है, वहां से जो भी कोड आया उस कोड की हेल्प से एक हैश टेबल होती है, ठीक है, एक हैश टेबल होती है ऐसी, उस टेबल के अंदर इस चीज को डाला जाता है, उस चीज टेबल के अंदर इस चीज को डालने का ट्राई किया जाता है। लेकिन वहां पर सेम पोजीशन के ऊपर दो तीन वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जो हैश कोड आया निकल के, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और चीज का भी हैश कोड हो, तो वहां पर हो सकता है ऑलरेडी कुछ और चीज प्रेजेंट हो। तो चेक करने के लिए कि क्या जो हम डाल रहे हैं चीज वो सेम चीज ही तो नहीं डाल रहे, क्या हम डिफरेंट चीज डाल रहे हैं, तो वहां पर इक्वल्स मेथड भी कॉल किया जाता है, ठीक है। तो हैश कोड मेथड भी कॉल होता है, इक्वल्स मेथड भी कॉल होता है, और उसके बाद ही ठीक से वैल्यू भरी जाती है इसके अंदर, और उसके बाद ही मैप इंप्लीमेंट होता है। अभी समझ में नहीं आएगा तो दिमाग पर जोर मत डालो, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हैश कोड मेथड का भी यूज होता है और इक्वल्स मेथड का भी यूज होता है जब आप हैश मैप के अंदर पुट कर रहे होते हो, ठीक है। मैप के अंदर जब आप पुट कर रहे होते हो तो ये दो ऑपरेशन होते हैं, पहला ऑपरेशन ये और दूसरा ऑपरेशन ये, दोनों ही मेथड्स कॉल किए जाते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, डोंट वरी।
तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा ना इक्वल्स मेथड, तो समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा होगा। जब आप मैप के अंदर पुट कर रहे हो तो वहां पर यूज हो रहा होगा। तो इक्वल्स, और ये बेसिकली बताएगा कि दो चीजें इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, ऑब्जेक्ट दैट नाम दे देते हैं, दिक्कत रिटर्न स्टेटमेंट चेंज वैल्यू ऑफ टाइप एंड रिटर्न राइट टू वाइट। ट्रू या फॉल्स होता है यार, ये क्या बोल रहा है? अच्छा, रिटर्न वैल्यू डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल हल्का सा इक्वल्स मेथड लिख देता हूँ मैं। एक्चुअली में बहुत खतरनाक इक्वल्स मेथड लिखा जाता है। वो हल्का सा इक्वल्स मेथड ये है कि इफ दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स दैट डॉट, पहले तो दैट को कन्वर्ट कर लेता हूँ उसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट दैट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। अगर दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम है तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं। रिटर्न एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। यहाँ क्या कर दिया भैया, दैट मैंने नाम रख दिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं इसका नाम दैट रखने में मजा आता है मेरे को। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये चेक कर रहा है कि दो चीजें इक्वल तभी होंगी, दो चीजें इक्वल तभी होंगी, दो स्टूडेंट इक्वल तभी माने जाएंगे जब उन दोनों के रोल नंबर सेम सेम होंगे। मैं बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सब सेट वगैरह भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल इक्वल्स और हैश कोड समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो सेट फिलहाल के लिए भूल जाओ, और मैं क्या करता हूँ, दो स्टूडेंट फिर से बनाता हूँ। ये दो स्टूडेंट मैंने उठा लिया, अनुज और अंकित। ये दो स्टूडेंट है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये दोनों स्टूडेंट इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट इक्वल हैं कि नहीं है। तो मैंने बोल रखा, मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि दो स्टूडेंट इक्वल तब होंगे जब उनके रोल नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। दो स्टूडेंट के अगर रोल नंबर इक्वल है तो उसका मतलब वो इक्वल स्टूडेंट है, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर दो स्टूडेंट हैं जिनके रोल नंबर बराबर है, इसका मतलब वो सेम स्टूडेंट होंगे। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या S1 डॉट इक्वल S2 है, S1 S2 के बराबर है। प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट हो रहा है फॉल्स। नहीं भाई, S1 S2 के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि S1 का रोल नंबर अलग है और S2 का रोल नंबर अलग है। अगर मैं इन दोनों का रोल नंबर सेम कर दूं, भले ही नाम अलग अलग हैं, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से अगर रोल नंबर बराबर है तो स्टूडेंट बराबर है। देखो ट्रू हो रहा है प्रिंट इस बार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इको समझ में आ गया, हैश कोड कंफ्यूज। हैश कोड यार यूज होता है हैश मैप के अंदर, तो वहां पर समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा वो। एक्चुअली हर एक चीज का एक अलग डिफरेंट हैश कोड बनना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप हैश मैप में चीजें डाल रहे होते हो। तो अभी फिलहाल उसको इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। अब जरा दोबारा समझो। देखो हैश कोड एंड इक्वल्स अगर समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, हम अच्छे से समझ रहे होंगे इसको जब इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे होंगे। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऊपर ऊपर से बताना चाह रहा था इस बार, ज़्यादा डीप में मत, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए हैश कोड एंड इक्वल्स को, बट डोंट वरी, आ जाएगा समझ में जब हमारी क्लास जारी होगी एंड में, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जो मैंने कहा कि अभी फिलहाल इग्नोर कर सकते हो हैश कोड एंड इक्वल्स को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। वैसे भी आज मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करानी थी बजाय कि थ्योरेटिकल समझाने के। एनीवेज S1 और S2 दोनों बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के ये बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इक्वल्स मेथड डिफाइन नहीं करते ना, सपोज करो इक्वल्स मेथड हम हटा देते हैं और अब इक्वल्स मेथड कॉल करते हैं, अरे भैया ये कैसे हो रहा है? इक्वल्स मेथड आपने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया, फिर भी इक्वल्स मेथड कॉल हो रहा है, ये कैसे जादू कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्वल्स मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है। हर क्लास, जो भी क्लास बनती है जावा के अंदर, वो ऑब्जेक्ट क्लास की चिल्ड्रन होती है। तो ये जो इक्वल्स आ रहा है, इवन ये जो हैश कोड आ रहा है, ये सारा सारा ऑब्जेक्ट से आ रहा है। यहाँ पर तो हम उसी से ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। इनहेरिटेंस के अंदर हम ओवरराइड कर सकते हैं।
तो इक्वल्स वहां से आ रहा है। अभी अगर हम चला के देखेंगे तो देखो भले ही दोनों के रोल नंबर बराबर बराबर है, लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है ना इक्वल्स की, वो ये चेक करता है कि बस ये दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट पता है क्या कर रहा होता है, इसने कुछ नहीं कर रखा, इसने बस ये कर रखा है S1 इक्वल्स टू S2 बस। और ये जो डबल इक्वल टू होता है ये हमें पता है, ये सिर्फ रेफरेंसेस को चेक कर रहा होता है कि S1 और S2 सेम मेमोरी पॉइंट को रेफरेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें पता है दोनों दोनों सेम मेमोरी पॉइंट को रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगर मैं एक नया बनाऊं यहाँ पर स्टूडेंट S3, जिसके अंदर मैं सिर्फ S1 को पॉइंट करा दूं और यहाँ पर मैं S1 इक्वल टू S3 करूंगा, तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा मुझे, देख रहे हो, क्योंकि S1 और S3 जो है वो सेम चीज को पॉइंट कर रहे हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा ना S1 डॉट इक्वल्स S3, तो भी मुझे ट्रू ही मिलने वाला है, देखो, तो भी मुझे ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अंदर ये सिर्फ रेफरेंसेस को चेक कर रहा है, ये अंदर की वैल्यूज को चेक नहीं कर रहा है। तो वो चीज हमें ओवरराइड करनी है, वो फंक्शनैलिटी हमें ओवरराइड करनी है, हमें बताना है इसको कि नहीं भाई अंदर घुसो वैल्यूज के, और अंदर जाके रोल नंबर्स तक को छान के मारो कि रोल नंबर सेम है तो इसका मतलब सेम बंदा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये ओवरराइड करना पड़ा, हमें बताना पड़ा कि जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो ना, उसके साथ इस करंट ऑब्जेक्ट के रोल नंबर को चेक करो, अगर दोनों का रोल नंबर बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो अब अगर मैं करूंगा तो यहां पर भी ट्रू आएगा और इवन यहां पर भी ट्रू आएगा। ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स S2, क्योंकि दोनों के रोल नंबर बराबर है। ये चीज तो क्लियर, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा वापिस आते हैं अपने इस वाली चीज के ऊपर, अपने सेट के ऊपर वापिस आते हैं, बिकॉज सेट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेट ऑफ स्टूडेंट हमने बनाया यहाँ पे, ये हमारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे, इसके अंदर अब हमने वन और अनुज पास किया। पहले अगर हम पास करते बिना हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड डिफाइन किए तो हमें दिख रहा था कि वन और अनुज दोबारा डल जा रहा था। देखो मैंने नीचे से कमेंट कर दिया इसको, हैश कोड एंड इक्वल्स को, मैं दोबारा से चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो वन अनुज एक बार, वन अनुज दो बार, देख रहे हो वन अनुज दो बार चला गया इसके अंदर। लेकिन अब मैंने बोल दिया कि देखो भाई रोल नंबर के बेसिस पे तुम बताओ कि दो चीजें इक्वल है या नहीं है। अगर दो चीजों के रोल नंबर इक्वल है तो इसका मतलब वो सेम चीजें हैं। ठीक है, और अब डालने का ट्राई करते हैं, तो अब देखना क्या होगा। अब देख रहे हो नया वाला वन अनुज नहीं डाला इसके अंदर, और हैश सेट की यही तो प्रॉपर्टी होती है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं इसके अंदर, तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि वन अनुज तो पहले से डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये कह रहा है कि वन रोल नंबर वाला बंदा तो पहले से डाला हुआ है इसके अंदर। अगर मैं वन अनुज की जगह कुछ और डालूंगा ना, वन दीपक डालता हूँ, चलो ये वन दीपक अपडेट, सॉरी वन दीपक को डाला ही नहीं इसने, देख रहे हो सेट है, सेट के अंदर चीजें डलती नहीं है, सेट के अंदर अपडेट नहीं होती। ठीक है, सेट के अंदर डलती ही नहीं है चीजें, मैप के अंदर अपडेट हो जाती है। इसने वन दीपक को डाला ही नहीं, इसने देखा कि वन रोल नंबर से तो बच्चा एक ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ऑलरेडी सेट के अंदर ये चीज है, इसको मत डालो। अब तो क्लियर हो गया होगा कैसे आप एक कस्टम क्लास का हैश सेट बना सकते हो, हाउ टू क्रिएट अ हैश सेट ऑफ अ कस्टम क्लास। क्लियर है? all you have to do is implement your own hash code and equals method in that custom class, और उसके बाद आप कस्टम क्लास के हैश सेट बना सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ हैश कोड मेथड, ये हम समझेंगे, कितनी बार बता दिया, 10 बार बता दिया, ये हम समझेंगे जब हम इंटरनल वर्किंग देख रहे होंगे इसकी, वहां पर ये यूज कर रहा होता है, इसको रिपीट नहीं कर रहा मैं। तो ये हो गया हमारा सेट, यहाँ पर ये हमारे ऑब्जेक्ट डल गए। रिपीट करता हूँ, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। शुभम, शुभम था कौन था, विक्की बुरा मान जाएगा फिर वरना। ठीक है, देखो मुझे चाहिए था, मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि मुझे कस्टम क्लास के सेट बनाने थे, लेकिन मैं कस्टम क्लास के सेट बनाने जा रहा था, तो जैसे वन और अनुज मैंने डाला तो वन अनुज मेरा दो बार डल जा रहा था, जो मुझे नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि जिन लोगों का रोल नंबर सेम है उन लोगों को मैं दोबारा से ना डाल सकूं अपने सेट के अंदर, मेरे को यूनिक लोग डालने थे। तो उसके लिए मुझे उसका हैश कोड और इक्वल्स मेथड डिफाइन करना पड़ा। क्यों डिफाइन करना पड़ा? क्योंकि इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप जो होता है उसको ये दोनों के दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप जहां पर ये पुट कर रहा होता है उसको ये हैश टेबल के अंदर इक्वल्स और हैश कोड मेथड दोनों के दोनों वो कॉल कर रहा होता है, ये दोनों मेथड कॉल कर रहा होता है, और उनके बेसिस पे जज कर रहा होता है कि क्या ये चीज रेप्लिकेट हो रही है या ये चीज डली हुई है पहले से। ठीक है,
कैसे यूज हो रही होती है वो बाद में समझ लेंगे, वो वरना बहुत डीप हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हैश कोड और इक्वल्स मेथड बनाने पड़ जाते हैं वहां पे, ठीक है। अभी जो हैश कोड और इक्वल्स मेथड है ये उनके बेसिस पे बनाना चाहिए जिनके बेसिस पे हम दो चीजों को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि ये दो स्टूडेंट अलग तब हैं जब इनके रोल नंबर अलग हैं, या फिर दो स्टूडेंट बराबर तब हैं जब इनके रोल नंबर बराबर हैं, ठीक है। ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैं हैश कोड के अंदर भी रोल नंबर को रखूंगा सिर्फ, और इक्वल्स के अंदर भी रोल नंबर के बेसिस पे बता दूंगा कि दो चीजें इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। इंटरनल हैश मैप यूजेस बोथ दीज मेथड्स, बिल्कुल ये दोनों के दोनों मेथड यूज किए जाते हैं जिसके बेसिस पे बताया जाता है कि हाँ ये चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों में से आप एक चीज भी नहीं लिखोगे, सपोज करो इक्वल्स मेथड नहीं लिखा तो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी काम कर जाए, हो सकता है कभी कभी काम ना करे, क्यों ऐसा होता है वो भी हम समझेंगे जब इंटरनल वर्किंग समझ रहे होंगे। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों मेथड आपको इंप्लीमेंट करने जरूरी होते हैं उस केस के अंदर, और ये हमने किए। तो उसके बाद आप देख रहे हो मैं जब दोबारा से सेम चीज डालने का ट्राई कर रहा हूँ, वन रोल नंबर वाला बंदा दोबारा डालने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वन रोल नंबर वाला बंदा दोबारा नहीं डल रहा है, क्योंकि सेट के अंदर अगर एक बार एक चीज डल जाती है तो वो दोबारा नहीं डलती है। अब तो क्लियर हो गया होगा विक्की। ठीक है जी। अब अब एक बार ये भी समझ लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज होती है ये ना, कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे। During the execution of an application, if hash code is invoked more than once on the same object, then it must consistently return the same integer value. हमने ये देखा कि हैश कोड जो होता है ये रिटर्न करता है एक इंट वैल्यू, ठीक है। इसका हमने फंक्शन देखा था, ये इसका रिटर्न टाइप था इंट। अगर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सेम हैश कोड फंक्शन कॉल करोगे तो वो सेम चीज ही रिटर्न करना चाहिए बार बार। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये कि अगर आप ये करते हो, मतलब ये तो ऑब्वियस बात कहना चाह रहा है लेकिन समझ लेते हैं इस बात को भी। सेट को हटाते हैं, अभी हम समझते हैं ये, तो मैं इसको लेके आता हूँ। कि अगर आप कॉल करते हो sysout s1 डॉट हैश कोड और sysout करते हैं s2 डॉट हैश कोड, बताओ क्या क्या प्रिंट होने वाला है, बताओ क्या प्रिंट होने वाला है। 1 1, राइट। क्यों 1 1 प्रिंट होने वाला है, क्योंकि हमने बोल रखा है दोनों के जो हैश कोड हैं वो रोल नंबर हैं, ठीक है। तो दोनों का रोल नंबर 1 है तो इसीलिए 1 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। हैश कोड वाले मेथड पे जाके देखते हैं, ये देखो हैश कोड वाला मेथड ये रहा, रिटर्न कर रहा है रोल नंबर, तो रोल नंबर में जो भी है वो रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं लेकिन इसको कर दूं कमेंट आउट, हैश कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, तो ये उनके ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस दे रहा होगा मुझे, देख रहे हो, कुछ भी मिल रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस दे रहा है वो, ठीक है। तो ये इनका हैश कोड वैसा वाला होता है, लेकिन आप चाहो तो खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये मैंने किया खुद से इंप्लीमेंट, तो यहाँ पर ये मुझे दे रहा है रोल नंबर, ये रोल नंबर है इनके। तो यहाँ पर पहला जो रूल है वो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट का कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इफ हैश कोड इज इन्वोक्ड मोर देन वंस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट देन इट मस्ट कंसिस्टेंटली रिटर्न द सेम इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब कि अगर आप बार बार s1 डॉट हैश कोड कॉल कराओगे, चाहे आप 50 बार कॉल करा लो इस सेम चीज को, तो भी इसको सेम ही वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, ठीक है। h1 डॉट हैश कोड जो है वो हमेशा 1 1 1 रिटर्न करेगा, इवन अगर आप यहां से हटा भी दोगे इसको तो भी ये सेम जो वैल्यू पहले रिटर्न कर रहा था वही रिटर्न करता रहेगा। देखो 520 520 520। तो पहला रूल तो ये होता है। दूसरा रूल होता है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द इक्वल्स मेथड देन द हैश कोड मेथड मस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटीजर ऑन ईच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कहता है कि अगर आप दो चीजों को इक्वल बता रहे हो, अगर इक्वल्स मेथड दो चीजों को इक्वल बता रहे हैं तो उनके हैश कोड भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्या कह गए भैया, देखो यहां पर हमने देखा था कि h1 डॉट इक्वल्स h2, तो s1 और s2 दोनों बराबर हैं, राइट। s1 और s2 बराबर हैं। s1 और s2 बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों के रोल नंबर इक्वल है। नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें रोल नंबर से फर्क पड़ता है सिर्फ, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के रोल नंबर बराबर है इसलिए दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर s1 डॉट इक्वल्स s2 ये ट्रू दे रहा है तो s1 का हैश कोड और s2 का हैश कोड बराबर बराबर होना चाहिए, ये सेकंड रूल बोलता है। देख लेते हैं, देखो ट्रू दिया उसने अगर,
तो h1 का हैश कोड और h2 का हैश कोड दोनों बराबर होने चाहिए। और तीसरा रूल भी समझ लेते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर अनइक्वल अकॉर्डिंग टू द हैश कोड इक्वल मेथड, it is not necessary the integer value returned by hash code of the two will be distinct। ये एक फैसिनेटिंग चीज है। और ये ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कोलिजन की वजह से। ठीक है, ऐसा होता है कोलिजन की वजह से। एक्चुअली हैशिंग का मतलब होता है एक बहुत बड़ी चीज को एक छोटी सी चीज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, एक बड़े से ऑब्जेक्ट को एक छोटे से क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है हैशिंग। तो जब ऐसा हो रहा होता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें तो डेफिनेट है और ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये चीजें हैशिंग के अंदर जो चीजें हैं वो डेफिनेट है। ठीक है, ये साइज जो है वो डेफिनेट है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मल्टीपल चीजों के लिए सेम हैश कोड जनरेट हो सकता है। ठीक है, कि दो चीजों के लिए सेम हैश कोड जनरेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों के दोनों इक्वल भी होंगे। तो एक चीज समझ लेते हैं दोबारा से। थर्ड रूल इज इंपॉर्टेंट। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर दो चीज इक्वल हैं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन हैश ऑफ, सपोज करो ये 1 है ये 2 है, देन हैश ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू हैश ऑफ 2। ठीक है, ये रूल है। बट इफ 1 सॉरी if 1 is not equals to 3, then h1 h3 के बराबर हो सकता है। ठीक है, h1 h3 के बराबर स्टिल हो सकता है, कि हैश कोड ऑफ 1 h3 के 3 के हैश कोड के बराबर हो सकता है। लेकिन ये बात पक्का होगी कि अगर दोनों इक्वल मेथड से इक्वल आ रहे हैं तो इनके हैश कोड भी बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया सेम मैप के एलिमेंट के लिए कोई भी दिक्कत है तो बताओ मुझे अभी। गॉट इट? ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है भैया कि दोनों की इक्वल मेथड तो अनइक्वल बता रहे हैं उनको, लेकिन हैश कोड फिर भी इक्वल है? ऐसा भैया इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हैशिंग यूज हो रही है। हैशिंग में होता क्या, बड़ी बड़ी चीजों को सेम फाइनाइट चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि दो बड़ी बड़ी चीजों के लिए सेम फाइनाइट चीज आ जाए, ऐसा हो सकता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं ऐसा ना हो, उस चीज को हम कहते हैं कोलिजन। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कोलिजन ना हो, लेकिन कोलिजन कई बार हो जाता है। तो थर्ड रूल यही कह रहा है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर अनइक्वल अकॉर्डिंग टू द इक्वल्स मेथड, it is not necessary the integer value produced by hash code on each of these two object will be distinct। ठीक है, तो ये होता है हमारा हैश कोड एंड इक्वल्स का कॉन्ट्रैक्ट। 3 रूल होते हैं बेसिकली बस। पहला होता है कि हैश कोड सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम जनरेट होना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर इक्वल हैं तो उनके हैश कोड इक्वल होने चाहिए। और तीसरा होता है कि अगर दो चीजें अनइक्वल हैं तो उनके हैश कोड हो सकता है इक्वल हो। बस कोलिजन को हैंडल कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे हम बाद में प्रथमेश। ठीक है, जब हम कोलिजन पढ़ रहे होंगे, जब हम इंटरनल वर्किंग में पढ़ रहे होंगे, तब हम पढ़ रहे होंगे वो सब चीजें। अभी जोर मत डालो इन चीजों पर। इतना क्लियर है अगर हमें, तो हमने ये समझ लिया है कि कैसे आप लोग कस्टम चीजों के सेट बना सकते हो। ये सब मैंने आपको बस इसलिए बताया जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कस्टम क्लासेस के सेट या मैप कैसे बनाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टम क्लास की मैप बना पाते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग देयर हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। नाउ मूविंग टू दीज क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस के अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़िया बढ़िया आ जाती है। मतलब आप खुश हो गए इतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ऑलराइट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो सेम ही है। सेम लग रहे हैं क्या आपको? मतलब अलग है, गौर से पढ़ो, अलग है। देख के आपको लग रहा है कि सेम है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। टू अनइक्वल मतलब माइट हैव सेम। अमित ने एकदम मस्त तरीके से कंडेंस कर दिया सब चीजों को। हैश कोड सेम फॉर सेम ऑब्जेक्ट, टू इक्वल ऑब्जेक्ट सेम हैश कोड, टू अनइक्वल ऑब्जेक्ट माइट हैव सेम हैश कोड। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल सही बात है। आई लाइक दैट। अच्छा, काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई है और थ्योरेटिकल नॉलेज में हम वापस आएंगे। एक और चीज, हैशिंग के ऊपर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हैश सेट हैश मैप के ऊपर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं,
इन आने वाली 2-3 क्लासेस के अंदर जो करेंगे, वहां पर हैशिंग खत्म नहीं हो जाती है बाय एनी मींस। हैशिंग के अंदर और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। हम आगे जो भी एल्गोरिथम्स करेंगे डिफाइन, या फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स भी करेंगे इवन, उनके अंदर जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हैशिंग को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। मतलब मैंने ये देखा है कि जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ना, उनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हैशिंग तो यूज हो रहा होता है। सबसे पहला यूज, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका एरे स्ट्रिंग, उसके बाद हैशिंग ही यूज हो रहा था सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फिर हम बाद में भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। आपको एक एरे दे रखा है और इस एरे के अंदर जो चीजें हैं कुछ इस तरीके से 1 1 2 3 1 2 4 3 2 1 3, इस तरीके से सपोज करो एक एरे है और आपको बताना है कि एलिमेंट जो है वो कितनी कितनी बार है। ठीक है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, मतलब बेसिकली काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। आई थिंक ये नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट बताना है कि इसके अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 एंड 4। इसका आंसर है 4। 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, हाँ 4 यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, कैसे कर सकते हो इसको? तो अगर हमें नहीं पता होता हैश सेट वगैरह के बारे में, आई वॉन्ट बीट अराउंड द बुश कि इसको पहले ऐसे करो एन स्क्वायर वगैरह से, ऐसे सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी भी हमने हैश सेट पढ़ा था, हैश सेट की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं पता होता तो कैसे कर रहे होते? नहीं पता होता तो बहुत ट्रिकी हो सकता था, एन स्क्वायर भी लग सकता था, या फिर आप इसको पहले सॉर्ट करके करते तो एन लॉग एन में भी कर लेते। ठीक है, तो अगर आप सॉर्ट नहीं करते तो एन स्क्वायर जाता, सॉर्ट कर लेते तो एन लॉग एन में कर लेते। लेकिन क्योंकि इसके अंदर आप लोग हैश सेट यूज कर सकते हो, मतलब आप एक स्पेस यूज कर सकते हो, तो इसकी वजह से आप इसे इजीली बिग ऑफ एन में कर पाओगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे जरा समझते हैं। हमें कुछ नहीं करना, एक सेट बनाना है। ठीक है, और हैश सेट बनाना है। जब भी मैं बोल रहा हूँ ना सेट, तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट मैं हैश सेट ही बोल रहा हूँ। अगर मेरे को बोलना होगा ना लिंक्ड हैश सेट या फिर ट्री सेट, तो मैं बोलूंगा। मैं अगर सेट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हैश सेट ही है। मैं मैप बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हैश मैप ही है, ट्री मैप नहीं है, लिंक्ड हैश मैप नहीं है। ठीक है, सिर्फ हैश मैप है। तो सेट के अंदर हम चीजें डालेंगे एक एक करके, हम यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम गए 1 पे, 1 डाल दिया, हम दोबारा गए 1 पे, हम देखेंगे 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 नहीं डलेगा सेट के अंदर, अपने आप ही नहीं डलेगा। ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बार बार डालते रहेंगे सारी सारी वैल्यूज को। 1 को डाल दिया, 2 को डाल दिया, 3 को डाल दिया, 4 को डाल दिया, इसके बाद कुछ और डलेगा ही नहीं। ठीक है, वैल्यू रिपीट होती नहीं है। तो इसका जो भी साइज होगा, इसका जो भी साइज होगा, दैट विल बी द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एरे। ठीक है, समझ में आ गया? हैशिंग बेसिक्स, इसके अंदर एक और क्लास बना लेते हैं। स्टैटिक इंट काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। आपको एक एरे दे रखा है, इसके अंदर आपको बताना है कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, एक सेट बनाना है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। हमेशा याद रखना कि आपको ये इंपोर्ट भी करना है, java.util.star कर सकते हो, या फिर सेट और हैश सेट को अलग अलग कर सकते हो, जो आपका मन करे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारे सारे एलिमेंट को पकड़ना है। फॉर इन ई इन ए set.add e, और फिर आपको रिटर्न कर देना है set.size। राइट, उसके बाद आपको एक कॉल करना है इसे। देख रहे हो कितना इजी हो गया, सबसे ज्यादा इजी हो गया ये। सॉर्ट वगैरह करके करते, या फिर आप आंसर ला करते तो टाइम लगता और ज्यादा। ठीक है, ये इजी हो गया बहुत ज्यादा। तो 1 2 1 3 2 4 2 5 6, उसको ऐसा एरे है out count distinct elements a। यहाँ पर आ रहा है 6, क्योंकि 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। नहीं, 7 भी है ना, तो कोई चीज नहीं होगी। कौन सी चीज नहीं है? 6 नहीं है ना, 6 नहीं है। प्रिंट करना होगा तो काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर लेंगे सेट को यहाँ पे। ठीक है, सिस आउट कर लेंगे सेट को यहाँ पे।
ऐसे कर लो, या फिर आप सेट के अंदर एक एक करके इटरेट कर लो फॉर एवरी इन सेट। तो ये वो एलिमेंट है जो कि रिपीट नहीं हो रहे। समझ में आ गया अमित? ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सेट के अंदर, अगर एक बार हमें समझ में आ जाए कि अच्छा किस तरीके से सेट काम करता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम भी होते हैं। ये बहुत बहुत बेसिक था, इसीलिए ये ऐसा क्वेश्चन इजी हो गया। अगले मूव करते हैं। इसको ड्राई रन करने की तो जरूरत नहीं होगी यार, ये मत बोलना मैं इसको ड्राई रन कर दूं, ठीक है? ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये वो वाला है जो मैं पहले वाला कह रहा था कि आपको बताना है एक एरे के अंदर एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है कोई, ठीक है? जैसे यहां पर देखो, एक एरे बनाते हैं, 1 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन एरे। आपको कोई भी एलिमेंट दे देंगे, सपोज करो की दे दिया आपको 2, तो आपको बताना है 2 कितनी बार प्रेजेंट है इसके अंदर। तो हमें दिख रहा है 2 जो है वो 2 बार प्रेजेंट है, तो आंसर होगा इसका 2, राइट? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। लेकिन आपको अगर बताना है सभी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो थोड़ा ट्रिवियल हो जाता है ये, ठीक है? अभी तो ईजी है, अभी तो क्या करना है, बस पूरे के पूरे फॉर लूप में इटरेट कर लेना है। आप देखो जितनी बार भी 2 मिलेगा, काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे और इससे हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको बताना है हर एक एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, 1 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 कितनी बार प्रेजेंट है, या 3 कितनी बार प्रेजेंट है, या 4 कितनी बार प्रेजेंट है। हो सकता है क्वेरी वाला क्वेश्चन हो, ठीक है? हो सकता है आपको ऐसे एरे दे देंगे, उसके बाद क्यू क्वेरीज देंगे कि इतनी क्वेरीज होंगी और आपको हर क्वेरी में बताना है कि ये एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। तो उसके अंदर आप अगर बार बार ओ एफ एन करते रहोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन क्यू, राइट? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेट कंटेंट्स लगा के काउंट प्लस प्लस कर देंगे लूप में। देखो देखो क्या करना चाह रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं कि एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोल दिया कि एक एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है ये बता दो सेट के अंदर, तब तो इजी है, तब तो कुछ नहीं करना हमें, अब सिर्फ एक बार फॉर लूप में इटरेट करना है और काउंट प्लस प्लस कर देना जब भी हमें वो एलिमेंट मिल रहा है। दूसरा हो सकता है यू आर गिवन क्यू क्वेरीज, ठीक है? क्यू क्वेरीज आपको दे रखी है और आपको बताना है कि हर क्वेरी में बताना है कि ये एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। तो अगर आप बार बार ये काम करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ क्यू टाइम एन, राइट? क्योंकि आप हर एक क्वेरी के लिए बार बार ट्रेवल कर रहे होगे। आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बिग O ऑफ क्यू के अंदर, ठीक है? कि जितनी भी क्वेरी है हर एक क्वेरी के लिए आप बिग O ऑफ 1 में आंसर निकाल सकते हो, बस एक बार प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बिग O ऑफ क्यू प्लस बिग O ऑफ एन, ये टाइम कॉस्ट होगी, ये होगा आपका प्री प्रोसेसिंग। तो ये प्री प्रोसेसिंग हम कैसे कर रहे होंगे? यू गेस्ड इट, क्या यूज कर रहे होंगे यहाँ पे? यूज हैश मैप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? जस्ट लेट मी साइलेंट माय मोबाइल। हैश मैप यूज कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हमने पहले सेट वाला क्वेश्चन देखा, मैप वाला देख लेते हैं। तो स्टैटिक इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, आपको ए दे रखा है। सपोज करो मैं यहाँ पर सारी बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद आप जिसको जिस मर्जी तरीके से यूज कर सकते हो। आप चाहो तो प्री प्रोसेसिंग वाला भी कर सकते हो उसके साथ ही, ठीक है? यहाँ पर मैं सारी प्रिंट कर दूंगा। उसके लिए हमें बनाना है एक मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर। पहला इंटीजर बताएगा कि कौन सा वाला एलिमेंट है और दूसरा इंटीजर बताएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, और इस मैप के अंदर हमें ये वैल्यूज फिल करते जानी है बार बार। फॉर एवरी इंट ई इन ए इफ मैप डॉट कंटेन्स की, अगर मैप के अंदर ये प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, इंट temp इक्वल्स टू मैप डॉट गेट की, कितना बार प्रेजेंट है ये, और उसके बाद मैप डॉट पुट कर देंगे हम ई temp प्लस 1 कि इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 बढ़ा दो। एल्स अगर मैप के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है तो मैप के अंदर पहली बार डल रहा है, इसका मतलब ये, तो मैप डॉट पुट ई विद 1।
ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर सारी सारी जो चीजें हैं वो प्रिंट कर सकते हो। दिस आउट, मैं यहाँ पर वॉइड कर देता हूँ और इसको हम करते हैं यहाँ पर कमेंट और फ्रीक्वेंसी करने जाता है ऐसे। देखो 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 4 2 बार है, 5 2 बार है और 7 1 बार है। कोई दिक्कत? उमेश ने कहा गेट और डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, और भी छोटा हो जाएगा उससे। ठीक है, जैसे उन्होंने शायद लिख भी दिया है। उमेश ने लिखा है मैप डॉट पुट ई मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट ई 0+1। ठीक है, हाँ उससे ये इफ एल्स वाली चीजें पूरी की पूरी हट जाती हैं और बहुत छोटा हो जाता है, वो सिंगल लाइन बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको इस तरीके से लिखता है, लेकिन यू कैन ऑल्सो यूज दैट गेट और डिफॉल्ट। लेकिन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? कि वो समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इजी है? यस, आगे समझ में बहुत इजी था। आप बेसिकली हर एक एलिमेंट में जा रहे हो। मैं यहाँ पर एक बार हल्का सा इसको ट्राई रन करके समझा देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने एक मैप बना लिया है, ठीक है, और इस मैप के अंदर मैं ऐसे ट्रैवल करने वाला हूँ। ये मेरा मैप है। मैप के अंदर की वैल्यू चीजें होती हैं। तो पहले मैं गया इस 1 पे, मैंने चेक किया क्या 1 प्रेजेंट है। मैंने देखा 1 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं एल्स में चला जाऊंगा और मैं 1 को डाल दूंगा विद फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, 1 1 बार प्रेजेंट है। फिर मैं दूसरे वाले 1 पे गया और मैंने चेक किया 1 इसके अंदर प्रेजेंट है। हाँ 1 प्रेजेंट है, तो 1 प्रेजेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को +1 कर दो। तो पहले मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली इसकी, तो 1 फ्रीक्वेंसी थी, और 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो मैंने डाल दिया 1 और 2। ठीक है, उसके बाद मैं अगले पे गया 2 पे। मैंने देखा 2 कितनी बार है, देखा 2 तो अभी तक प्रेजेंट नहीं है, तो 2 को डाल देते हैं एक फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर अगले पे गया, 3 प्रेजेंट नहीं है, 3 को डाल देते हैं एक फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर दोबारा से मैं 1 पे गया, 1 देखा 1 तो प्रेजेंट है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी में एक ऐड कर दिया। इस तरीके से हम चीजें बढ़ते जाएंगे। फिर हम गए 2 पे, राइट, 2 के अंदर गए तो 2 की फ्रीक्वेंसी में एक ऐड कर देंगे, तो 2 हो जाएगा 2 बार, 3 हो जाएगा 2 बार, और फिर 4 आ जाएगा एक बार। फिर मैंने ये प्रिंट कर दिया। इसके अंदर आप जितनी मर्जी क्वेरी चला सकते हो। क्यू क्वेरी चलाओगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। पेयर विद गिवन सम इन एन अनसॉर्टेड एरे। ये करने से पहले हम थोड़ा सा गैप लेते हैं यहाँ पर 1 मिनट का। 10 2 हो रहे हैं, 10 3 तक आ जाओ। ठीक है, खुशबू कह रही है कोड के साथ ट्राई करें। चलो ठीक है, कोड के साथ ट्राई कर लेते हैं। छोटा कर रहा हूँ फिर मैं, लेकिन इसको यहाँ पे बड़ा लंबा जा रहा है। देखो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हर इटरेशन में ना मैथ को प्रिंट करता रहता हूँ मैं। बहुत सही लग रहा है। उसके बाद दिखाता हूँ। और सिर्फ मैप को प्रिंट क्यों, मैं ई भी डालता हूँ यहाँ पे। देखो हम एक एक करके एलिमेंट पे जा रहे हैं। हम गए पहले एलिमेंट पे विच इज 1, हमने उसको डाल दिया मैप के अंदर। ठीक है, तो 1 = हो गया 1। उसके बाद हम गए अगले एलिमेंट पे 2। हमने चेक किया 2 प्रेजेंट था अभी तक मैप के अंदर, देखा 2 प्रेजेंट नहीं था मैप के अंदर, तो हमने पहले मैप के अंदर सीधा से 2 डाल दिया विद फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, तो 2 डल गया फ्रीक्वेंसी 1 के साथ। फिर हमने अगला एलिमेंट डाला 1। 1 हमने चेक किया 1 प्रेजेंट है इसके अंदर, हमने देखा हाँ 1 प्रेजेंट है। तो पहले हमने 1 को गेट किया कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी थी 1, राइट, वो निकली। और उसके बाद हमने मैप के अंदर वापस 1 को डाल दिया विद फ्रीक्वेंसी +1 करके। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पहले 1 थी, 1 + 1 2, तो अब 1 के अंदर है 2, 2 के अंदर तो 1 था ही। फिर अब हमने अगला एलिमेंट देखा, अगला एलिमेंट था 3। हमने देखा 3 प्रेजेंट है क्या, 3 प्रेजेंट नहीं था, तो एल्स में चले गए। 3 को हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट आया 2, 2 चेक किया, हाँ 2 तो प्रेजेंट है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, सॉरी 2 की फ्रीक्वेंसी पहले 1 थी, उसके अंदर हमने +1 कर दिया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गई है। और फिर इसको भी हमने डाल दिया मैप के अंदर ही, और फिर फाइनली हमने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गेट क्या है? गेट बेसिकली बताता है किसी की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं ऐसी, मतलब क्या वैल्यू है उसकी, वो बताता है गेट। कोड एक्सप्लेन कर दो भैया। मैंने पहले मैप बनाया, देखो मैंने पहले एक मैप बनाया। ठीक है, उसके बाद में इस एरे के अंदर मैंने एक करके ट्रैवल किया। फॉर इंट ई इन ए
ये मेरा फॉर ईच लूप है, ये अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसकी आदत डाल लो यार, ठीक है। ये फॉर ईच लूप होता है, इसकी आदत डाल लो। उसके बाद मैंने एक एक करके एलिमेंट को पकड़ा, मैंने चेक किया कि ये एलिमेंट मेरा मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैप डॉट कंटेन्स की ये बताता है कि क्या की ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर की प्रेजेंट है तब तो उसकी वैल्यू बाहर निकालो उस की, ठीक है। की वैल्यू क्या है वो बताएगा कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, और उसकी फ्रीक्वेंसी में एक ऐड करके वापस पुट कर दो। अगर मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली पहली पहली बार डाल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ठीक है। तो पहली पहली बार डाल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 करके डाल दो। इस तरीके से मैप के अंदर वैल्यू फिल करते रहेंगे, फिर फाइनली आप इस मैप के अंदर से वैल्यूज निकाल सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन आ रही क्योंकि आप लोग बस फॉर लूप चला रहे हो उसके अंदर, और जितने भी ऑपरेशन है मैंने आपको बताया था, कंटेन्स की, गेट, पुट, ये सारे के सारे ऑपरेशन बिग ऑफ 1 होते हैं, ठीक है। सारे सारे ऑपरेशन बिग ऑफ 1 होते हैं, इसलिए बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पे। आज में डालते हैं, ठीक है भैया। सिंपल फॉर लूप यूज करो, मेरा मन ये करने करता है क्योंकि इसमें बहुत फास्ट आता है। सिंपल भी आप कर सकते हो, सिंपल फॉर लूप से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट p इक्वल्स टू ai, और उसके बाद में यहाँ पे बस वो लगा सकता हूँ फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। इसमें कंफ्यूज हो रहा है, सिंपल फॉर लूप ही हो गया, ठीक है। पेयर विद गिवन सम इन एन अनसॉर्टेड एरे। बेसिकली आपको एक अनसॉर्टेड एरे दे रखा है इस तरीके का 1 2 3 1 4 5 2 -1 4। इस तरीके से आपको एक एरे दे रखा है। आपको बताना है क्या इस एरे के अंदर एक ऐसा पेयर है जिसका सम हमारे गिवन सम के बराबर है। सपोज करो आपको एक सम दे रखा है, सम रखा 8। तो आपको बताना है क्या इस एरे के अंदर दो एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट है जिनका सम करके ये आएगा 8 आएगा। तो हमें दिख रहा है हाँ दो एलिमेंट प्रेजेंट तो हैं, 3 और 5, इनका सम करके 8 आता है। टू सम है क्या ये? हाँ बिल्कुल वही टू सम है ये, ठीक है। टू सम को याद होगा हमने किया था कैसे कैसे करके, कि आप पहले इसको सॉर्ट कर लो, फिर सॉर्ट करके आप आगे से चला लो और पीछे से चला लो, एक दो काउंटर बना के, और उससे आप कर सकते थे। और अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दे रखा है तब तो बिग ऑफ एन में हो जाता था उससे भी, लेकिन अगर अनसॉर्टेड दे रखा है तो अनसॉर्टेड को पहले में सॉर्ट करना पड़ता है। तो सॉर्ट करते हैं तो बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसकी, क्योंकि सॉर्ट करने में एन लॉग एन हो जाता है। लेकिन हैश सेट का यूज करके आप इसको इजीली बिग ऑफ एन में कर सकते हो, लेकिन आपकी स्पेस भी आएगा फिर, ठीक है। तो ये तो होगा टाइम, लेकिन स्पेस भी लग जाएगा आपका बिग ऑफ एन ही। अच्छा इन सब में स्पेस भी लग रहा है, ठीक है ना, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम तो आ ही रहा है, लेकिन स्पेस भी लग रहा है बिग ऑफ एन सब में, इवन इसके अंदर भी। टाइम हमने कर दिया बिग ऑफ एन, लेकिन स्पेस भी लग गया इसके अंदर बिग ऑफ एन। मुझे लगा सिग्नेचर कर रहा हूँ मैं, हर एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिया टाइम और स्पेस का। तो ये इसका ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है, कि आप लोगों ने स्पेस डाला लेकिन उससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। कडेन एल्गो यूज कर सकते, कडेन एल्गोरिथम तो एकदम अलग क्वेश्चन के लिए होती है यार, कॉन्टिगुअस लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस सम सब एरे, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है, वो ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम किसी सम के बराबर है। अलग अलग क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज क्यों कर जाते हो, एकदम ही अलग है वो, तो उसके साथ इसको मत मिक्सअप मत करो, ठीक है। दिमाग के अंदर चीजें अलग अलग कंटेनर में डालो, अलग अलग जगह पर रखो, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं भैया फिर? तो इसको करने का तरीका यह है कि हम एक सेट बनाएंगे, ठीक है, और हम हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट चेक करते रहेंगे, क्या इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर। अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब सब मिल गया, अदरवाइज नहीं मिला। कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट क्या होता है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट क्या होता है? तो अगर आपके पास x है, सपोज करो आप किसी x एलिमेंट पे गए और सेट के अंदर सम माइनस x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब तो आपको मिल गया ना सम x के बराबर, क्योंकि सम माइनस x आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था। उसके अंदर अगर आप एक x ऐड कर दोगे तो आपको सम मिल जाएगा, राइट। तो वही हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ये अगर एलिमेंट है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री सम माइनस एक्स जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो वही हमें फाइंड करना है कि हम चेक करेंगे 1 तो ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 8 - 1 विच इज 7, क्या 7 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है? हम देखेंगे नहीं 7 प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा करो 1 को डाल दो और आगे बढ़ो। 2 पे आ गए, 2 पे आ गए, हमने चेक किया 2 का कॉम्प्लीमेंट्री विच इज 6, ठीक है, सम माइनस 2 विच इज 6, क्या 6 प्रेजेंट है सेट के अंदर? देखा 6 नहीं है प्रेजेंट, कोई बात नहीं 2 को डाल दो, आगे बढ़ो। 3 3 पे गए, क्या 3 का कॉम्प्लीमेंट्री विच इज 5, क्या 5 प्रेजेंट है सेट के अंदर? देखा 5 प्रेजेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं 3 को डाल दो, आगे बढ़ो। 1 का कॉम्प्लीमेंट्री विच इज 7, क्या 7 प्रेजेंट है? नहीं, तो 1 को डाल दो, तो 1 तो डाला हुआ है तो 1 दोबारा नहीं डलेगा। 4 पे गए, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री विच इज 4, क्या 4 प्रेजेंट है इसके अंदर? नहीं 4 प्रेजेंट नहीं है, तो 4 डाल दो इसके अंदर, ठीक है। 4 का कॉम्प्लीमेंट्री 4 प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर 4 डाला है, राइट। अगर दोबारा एक बार 4 मिलेगा तो देखा जाएगा कि अच्छा 4 तो पहले से ही प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट जिनका सम 8 के बराबर है वो मिल गए हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर दूर हो जाती है। अच्छा अगला एलिमेंट है 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री विच इज 3, क्या 3 प्रेजेंट है? हम देखेंगे हाँ 3 तो प्रेजेंट है, तो क्योंकि 3 प्रेजेंट है तो इसीलिए हम बोलेंगे हाँ 2 नंबर हमें मिल गए जिनका सम x के बराबर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैमिन कह रहा है कि कब सेट यूज करना है, कब मैप यूज करना है, उसमें कंफ्यूजन आ रही है। देखो इजी है, जब आपको की के साथ एक वैल्यू पेयर रखना है, जैसे मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी थी हर एक एलिमेंट के साथ, तो मुझे यहाँ पर मैप यूज करना पड़ा। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं करना था वो, इसके अंदर मुझे बस देखना था कि कितने एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट, बस ये बताने थे, तो यहाँ पर मैंने सेट यूज किया। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी मैप यूज करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको विद प्रैक्टिस समझ में आता जाएगा, और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो वो टाइम के साथ आ जाएगा, भी कंफ्यूजन हो सकती है माना, लेकिन वो धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आई एम श्योर। जब की के साथ वैल्यू चाहिए तो हम मैप यूज करेंगे, मतलब 2 चीजें चाहिए, अगर 2 चीजें नहीं चाहिए तो सिर्फ सेट यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। स्टैटिक इन पेयर विद गिवन सम, इंट ए आपको दे रखा है और इंट सम आपको दे रखा है, पता नहीं इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो पहले तो हम सेट बना लेंगे ऑफ इंटीजर, सेट इक्वल टू न्यू सेट इसके बाद हम हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। इस वाले फॉर लूप को लिखने में क्या दिक्कत है यार, इतना इजी तो है, इससे वो आई वाला भी लिखना पड़ता, तो कॉटलिन की आदत हो गई है मेरे को, उसमें और छोटा होता है। तो अगर आपको आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, ये 2 लाइन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो हो जाओ कंफर्टेबल, क्या दिक्कत है, छोटा सा ही तो है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें हर एक एलिमेंट पे जाना है, हम चेक करना है कि क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेते हैं, इंट कॉम्प इक्वल्स टू हो जाएगा सम माइनस ई। मैं चेक करना है क्या ये सम माइनस ई प्रेजेंट है, तो इफ दैट डॉट कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, यहाँ पर बूलियन डालते थे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, हाँ मतलब मिल गया हमें। नहीं तो आप सेट में ऐड कर दो ई को, इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा। अगर लूप चलता रहेगा पूरे टाइम और तब भी से नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि नहीं मिले 2 एलिमेंट जिनका सम के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा कोड हो गया, आप देख रहे हो कितना इजी कोड हो गया टू सम का, वरना आई और जे बना बना के करते हैं उससे भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको सॉर्टेड एरे चाहिए होता है, राइट। अगर अनसॉर्टेड है तो उसको सॉर्ट करना पड़ता है पहले, तो सॉर्ट करने में फिर वो एन लॉग एन लग जाता है। आउट पेयर विद गिवन सम, ए और सम बना लेते हैं कुछ, तो करो 8, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर 8 सम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इस एरे के अंदर तो नहीं है एटलीस्ट प्रेजेंट, तो यहाँ पर सम डाल देते हैं, कॉल करते हैं तो हमें मिलेगा फॉल्स। देख लो 2 एलिमेंट नहीं है जिनका सम के बराबर है। अगर हम यहाँ पे डाल दें सपोज करो 5, तो 5 है प्रेजेंट, राइट, 5 प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हो वो वैल्यूज पता लगाना तो एक काम करो, एक एलिमेंट रिटर्न करा दो यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हो वैल्यू रिटर्न करना तो इंट रिटर्न ई कर दो, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा लेकिन
कुछ अजीब सा वैल्यू, मतलब कि मिला ही नहीं, मिला नहीं तो उसके लिए कुछ अजीब वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, मतलब अपना फिर हिसाब बनाना पड़ेगा हमें। ये अगर यहाँ से -1 मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं प्रेजेंट है। या तो ये करो, ये जुगाड़ है, लेकिन या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पेयर रिटर्न करा सकते हो। तो फिर पेयर क्लास बनानी पड़ेगी, स्टैटिक क्लास पेयर, ठीक है। इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे और फिर वो पेयर आप रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, रिटर्न न्यू पेयर करके जो भी है, और नहीं मिला तो रिटर्न कर दोगे नल, ऐसा करके, ठीक है। -1 में इसलिए नहीं लिख रहा था, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, पुलकित, अमन, प्रथमेश सब कह रहे हैं -1 इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हो सकता है ना कि यहाँ भी -1 हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ -1 हो एरे के अंदर, और सम सपोज करो मैंने लिख दिया 1, तो 2 और -1 से मिल रहा है, राइट, तो वहां पे वो कंफ्यूजन हो जाती है, दैट्स व्हाई। तो आप ऐसे पेयर क्लास बना के रिटर्न कर दो उसके ऊपर, एवरीथिंग विल वर्क। तो ये कोड तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर मैंने ड्राई रन करके दिखाई दिया था, सेम चीज हो रही है, ठीक है। आप एक एक करके एलिमेंट में जा रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जीरो सम सब एरे, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है। वही अब यहाँ पर वो कडेन वाला कह सकता है जो बंदा कह रहा था ना कि लेकिन वो अगेन क्वेश्चन डिफरेंट है। वो क्वेश्चन है कि क्या कंटिगुअस सब एरे लार्जेस्ट सम कौन सा है, वो कडेंस वो है, ये डिफरेंट चीज है। इस एरे में आते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको एक एरे दे रखा है, सपोज करो ऐसा कुछ है, 1 4 -3 2 1 3 3 -1 हो गया, और 2 यहाँ पर सपोज करो ऐसे है, ठीक है। क्या इसके अंदर जीरो सम का सब एरे है? हमें दिख रहा है हाँ है, यहां से देखो यहां तक, इनको ऐड करेंगे तो 0 मिलता है। तो अगर है तो रिटर्न कर दो हाँ है, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स है, ठीक है। ये किया हुआ है। जीरो सम सब एरे कब किया? It was with zeros and ones. Yeah. That was a different question. This is a different one. But again, it uses the same concept. ठीक है। वो था कि लार्जेस्ट सवेरे बताएं जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस हैं। आई थिंक वो किया होगा, राइट। हाँ, देखो यहाँ पर इसे कैसे कर सकते हैं, मैंने कंसेप्ट आपको मतलब बता रखा है, ठीक है, एक बार कि वो कंसेप्ट क्या यूज करता है अपने अंदर। कंसेप्ट ये यूज करता है कि सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ सम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ सम आ रहा है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जो सम आ रहा है वो है एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक जो सम आ रहा है वो वाई है। और अगर हम कह रहे हैं कि ये इस बीच वाले पार्ट का सम जो है वो 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई होगा। इसमें कोई दिक्कत है? अगर है तो पूछो। मैंने बोला भाई यहाँ से यहाँ तक का सम x है, और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का सम z है, ठीक है, मैं z ले देता हूँ इसको। तो हमें पता है कि x प्लस जेड y के बराबर होगा। लेकिन अगर z 0 है, क्योंकि हमें बताना है जीरो सम सब एरे, तो अगर z 0 है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो इससे क्या कहना चाहते हो भैया? इसका मतलब ये है कि आप क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस नहीं, कौन सा वर्ड होता है वो, एक के ऊपर सम निकालते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसे वर्ड का नाम भूल गया मैं। बताओ, एक के ऊपर सम निकालता है, क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव। हाँ, क्यूमुलेटिव सम अगर आप निकालते रहोगे तो वो सम अगर रिपीट कर रहा है, क्यूमुलेटिव सम अगर रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसका मतलब बीच में कोई सब एरे मिला है जिसका सम 0 है, जिसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया क्यूमुलेटिव सम के अंदर, राइट। प्रूफ भी दे सकते हो आप इवन, यहाँ पर प्रूफ दिखा दो तो प्रूफ देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव सम बनाते हैं, ठीक है, ए ए ए ए ए तो क्यूमुलेटिव सम सी एस नाम दे देते हैं इसको। तो 1 यहाँ पर, 1 + 4 5 यहाँ पर, 5 - 3 2 यहाँ पर, 2 + 2 4 यहाँ पर, 4 + 1 5 यहाँ पर, 5 + 2 7 यहाँ पर। आप देख रहे हो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। 5 2 बार, इसका मतलब इतने से इतने पार्ट ने कुछ भी फायदा करके नहीं दिया, क्यूमुलेटिव सम को बढ़ाया नहीं इसने, ठीक है, वापस वहीं के वहीं बुला के पटक दिया। तो अगर क्यूमुलेटिव सम के अंदर कोई भी एलिमेंट कभी रिपीट कर जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर
बीच वाला पार्ट जो था उसने उसका सम 0 रहा होगा। तो ये 2-3 तरीके से हमने प्रूफ देख लिया इसका, कोड कर लेंगे इसे, ठीक है। कोड बहुत ही इजी रहने वाला है। क्यूमुलेटिव सम्स को ले और सेट में डालते चलो, क्यूमुलेटिव सम निकालो और सेट में डालो, ठीक है। एरे में मत डालो। 1 को डाला, 5 को डाला, 2 को डाला, 4 को डाला, उसके बाद 5 दोबारा चेक कर लो क्या 5 प्रेजेंट था इसके अंदर। हाँ 5 प्रेजेंट था, तो 5 अगर प्रेजेंट था इसका मतलब ये 5 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सब एरे विद जीरो सम हमें मिल गया, राइट। ठीक है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, इजी है। स्टैटिक इंट जीरो सम। और अगर आपको लग रहा है ना कि भैया क्या इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन कराओ ना, मतलब मजा नहीं आ रहा है क्या ये थोड़ा पूछाएगा। मैं आप बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं मारोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेरे से, ठीक है, कोडिंग असेसमेंट्स के अंदर। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन ना वो इसलिए भी देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं। 3 क्वेश्चन देंगे, पहला क्वेश्चन ये दे देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन मुश्किल और तीसरा क्वेश्चन तो एकदम हद मुश्किल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सब एरे जीरो सम सब एरे बताना है तो बूलियन कर देना और सेट बना लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। उसके बाद हम हर एक एलिमेंट में आएंगे फॉर एन ई इन ए और हम चेक करेंगे कि एक क्यूमुलेटिव सम बना लेते हैं, इंट क्यूमुलेटिव सम जो कि 0 से स्टार्ट होगा, क्यूमुलेटिव सम प्लस इक्वल टू ई इफ सेट डॉट कंटेन्स क्यूमुलेटिव सम, रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स सेट के अंदर ऐड कर दो क्यूमुलेटिव सम। तो ऐसे करते करते नहीं मिला तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ये कभी भी अगर क्यूमुलेटिव सम रिपीट नहीं हुआ तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बहुत छोटा था, बहुत इजी था। इसे हटाते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं आएगा इस एरे के अंदर। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 2 5 माइनस 4, ठीक है। तो जीरो सम सब एरे ये पास कर दिया तो हमें मिलेगा ट्रू। ट्रू कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये सब एरे है जिसका सम 0 आ रहा है, राइट। बेस केस हैंडल करना फॉर 10 माइनस 10, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओह शिट, जीरो सम सब एरे फॉल्स आ गया इसके लिए, नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा उमेश, आई लाइक दैट। तो यहाँ पर हमने 10 डाला, 10 डल गया, उसके बाद माइनस 10 डाला, 10 प्लस माइनस 10 विच इज 0। मुझे लगता है हमें स्टार्टिंग में 0 डालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आ भी गया मेरे पास यहाँ पे सजेशन। काफी लोगों ने पूछा और पुट 0 एट द स्टार्टिंग, यस यू आर राइट। क्यूमुलेटिव सम जो है ना 0, इसको हमको शुरुआत से ही डालना पड़ेगा। सेट डॉट ऐड, सेट के अंदर ऐड कर देते हैं 0, और इसका फायदा भी होगा, पता है कहाँ। अगर ऐसा केस है, सपोज करो 10 100 और 0, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर सपोज करो ये होता सिर्फ 0, ठीक है, सिर्फ 0 होता तो इसके अंदर भी ट्रू मिलना चाहिए था। अगर इस तरीके से चलते तो ट्रू नहीं मिलता, कभी हमें फॉल्स मिल जाता। तो इस केस को भी हैंडल कर रहा है वो, देख लेते हैं, कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, ठीक है। जीरो सम सब एरे है यहाँ पर, 0 10 और -10, कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। अरे खत्म। सही है। 10 बजे स्टार्ट किया था हमने आई थिंक क्वेश्चंस करना, और 10:24 में, सिर्फ 24 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन कर डाले हमने। 6 क्वेश्चंस पर मिनट के एवरेज के हिसाब से, 6 क्वेश्चंस, 6 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से। कंफ्यूज, राइट।
इसमें से उठाना है कोई क्वेश्चन। सब एरे विद गिवन सम, चलो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या ही करोगे। सब एरे विद गिवन सम, तो ये क्या था फिर? अच्छा, जीरो सम सब एरे था, इसी को मॉडिफाई करके सब एरे विद गिवन सम भी कर लेंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को मॉडिफाई करना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे, दो एरे दे रखे उनको इंटरसेक्ट करके आपको प्रिंट करना है, कर लेंगे। यूनियन ऑफ टू एरेज, दो एरे दे रखे उनका यूनियन करके प्रिंट करना है, कर लेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम, इसमें आपको बताना है सिर्फ जीरो सम सब एरे नहीं बताना, लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम बताना है। कि सपोज करो दो एलिमेंट, मतलब इतने यहां से लेकर यहां तक का भी सम जीरो आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बताना, आपको ये वाला बताना है सबसे बड़ा एरे जिसका सम जीरो आ रहा है। सो करने का ट्राई करना, बढ़िया ट्रिक है इसके अंदर, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता आपको। काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एवरी विंडो ऑफ साइज के, तो एक एरे रखा है, उसके अंदर हर एक विंडो में कितने कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो प्रिंट करते रहना, ठीक है। तो n एलिमेंट है तो n माइनस के प्लस वन एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। डाउट ले लेते हैं, डाउट अभी के क्लास में ले लो, सही बात है, अभी की क्लास का डाउट यहाँ ले लेते हैं। मैप डॉट पुट, हेलो। ठीक है, इसमें डाउट क्या है? हेलो। हाँ जी भैया, मेरा डाउट था बाइनरी सर्च से रिलेटेड था वो जी पूछ। जी बोलिए। भैया मैट्रिक्स मीडिया ने क्वेश्चन देखा था मैंने लीड जी। कोड पे। वो इवन नहीं। हमने वो दिया भी हुआ है थिंक करने के लिए ना उसमें, हाँ ठीक है बोलिए। हाँ तो भैया मैट्रिक्स मीडियन वाला नहीं हुआ लाइक क्वेश्चन, बाकी सारे तो हो गए। वो पेंटास पार्टीशन वगैरह वो वाले भी हो गए, बट मैट्रिक्स मीडियन नहीं हुआ, वो एक बार आप बता दो। देखो उस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। आपको आई थिंक ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर सारी की सारी रोज सॉर्टेड है, राइट? हाँ 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 भैया। सिर्फ रोज सॉर्टेड है, कॉलम सॉर्टेड नहीं है आई थिंक, है ना? कॉलम रोज सॉर्टेड होती सॉर्टेड तब है। तो हम इजीली वैसे वाले तरीके से कर लेते जैसे हमने पहले देखा हुआ ओ ऑफ एन प्लस एम वाले तरीके से, हाँ भैया। राइट? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट, हम हर एक ऊपर से रो से चलना स्टार्ट करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट है ये इस रेंज के अंदर आ सकता है, ठीक है। अगर हमें दिख रहा है कि इस रेंज के अंदर आ सकता, पहली रो में आ सकता है, तो ठीक है, इसके अंदर हम एन लॉग एन, मतलब इस रो के अंदर हम बाइनरी सर्च लगा देंगे। अगर हमें दिख रहा है कि इस रो में नहीं आ सकता, तो हम अगली वाली रो में चेक कर लेंगे इस रो में आ सकता है। ये अगर चेक करना है कि आपको ये एलिमेंट इस रो में आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो हमें बस चेक करना है कि ये एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा और लास्ट एलिमेंट से छोटा है क्या, ठीक है। तो ऐसे करते चलो हर रो में, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं समझ आया भैया तो। अबे क्या यार, बोल गए आप? क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री के अंदर देखा था हमने, सॉलिड सॉलिड स्टेट था, क्या था, अब हटा दिया आई थिंक अब ना सॉलिड स्टेट। उसके अंदर कितनी खतरनाक विजुअलाइजेशन होती थी। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, दिख रहा है ना? आपको चेक करना है, एक एलिमेंट है के, ऊपर से चलना स्टार्ट करो, चेक करो कि क्या ये जो के एलिमेंट है इस वाली रो में आ सकता है। अगर इस रो के अंदर आ सकता है तो वेल एंड गुड, इस रो में चेक कर लेंगे कहाँ प्रेजेंट है बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। भैया भैया मीडियन निकालना है हमको इसका, के एलिमेंट नहीं सर्च करना हमको। आओ, क्वेश्चन डिफरेंट मैट्रिक्स है। जो गिवन है हाँ इसमें हाँ। हमको, जैसे हम 1D एरे में मीडियन निकालते थे, तो वैसे ये 2D एरे उसमें मीडियन निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन ही डिफरेंट दे दिया, वो शिट, मैंने मैं इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था हमको क्या ढूंढना है मतलब। मैंने भी गलत क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन अब अलग हो गया, 2 3 7 8 1 4 5 3 2 6 8 10 और 1 2 3 4, सपोज करो ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ होगा। और इसके अंदर हमें फिर मीडियन बताना है, मीडियन क्या होगा, मतलब इसको अगर हम एकदम सिंगल लेड आउट कर दें, इसका अगर एक सिंपल 1D एरे बना दें, तो वो जो एरे बनेगा उसके अंदर मीडियन क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, राइट? हाँ भैया, वो तो ब्रूट फोर्स हो गया मतलब हम्म। हमारा। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर अपने को करना क्या है ना यार, हमें फाइंड करना है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। एल और आर निकालना है हमें, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च करने के लिए हमें एल और आर निकालना होता है, राइट? हम यहाँ पर देख लेंगे, एल निकालेंगे, एल आ गया, सपोज करो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है इसके अंदर, 10। एल और आर कैसे निकाल लिया भैया आपने? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया कुछ, 4 5 और 3 गलत कर दिया है।
बाकी सब ठीक है, बस ये गलत है। 1479 सपोज करो, ऐसा लिखते हैं। तो L निकालने के लिए पहली रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट और R निकालने के लिए लास्ट रो के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट देख लेंगे कौन सा है, तो वहां से हमारे पास रेंज आ गई, राइट। अब हमारे को मिड निकालना है। मिड कितना आएगा? मिड आएगा हमारा 10 + 1 11/2 5। अब हमें चेक करना है 5 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। मीडियन वो एलिमेंट होता है जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एलिमेंट का काउंट जो है वो बराबर हो, राइट। मीडियन वो होता है। हमें चेक करना है कि इस 5 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। अगर इस 5 से छोटे एलिमेंट, पहले तो काउंट कर लो कितने एलिमेंट है यहाँ पे टोटल। टोटल है हमारे पास 4 चौक 16 एलिमेंट। अगर 5 से छोटे एलिमेंट कितने हैं? 16/2 8 है। अच्छा, ये जो एरे है ये स्क्वायर करने पे इसका हमेशा ऑड आएगा क्या? ये गिवन है उसके अंदर n क्रॉस m जो है ऑड है हाँ भैया, ये कंस्ट्रेंट दे रखा था, राइट। है ना। तो यहाँ हाँ, पर तो सिंगल मीडियन ही आएगा फिर। हाँ, तो मतलब मीडियन सिंगल ही आएगा। तो 16 नहीं, मतलब ये 3/5 का एरे बन जाएगा, या फिर 4 बाय कुछ का तो बनेगा नहीं, 3/5 का एरे बनेगा, राइट। ऑड बाय ऑड का एरे बनेगा। तो उस तरीके से भी कर लो। तो बेसिकली आपको देखना है कि हर एलिमेंट से छोटे एलिमेंट उतने होने चाहिए। अगर सपोज करो 3/5 का एरे होता तो यहाँ पर 15 एलिमेंट होते, तो हमें देखना है बेसिकली 5 से छोटे एलिमेंट अगर 7 के बराबर हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 7 एलिमेंट होंगे और फिर अगर 5 यहाँ पर है, तब तो हमें मिल गया मीडियन हमारा। लेकिन अगर 5 से ज्यादा छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब मीडियन जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। और अगर 5 से ज्यादा बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब 7 से ज्यादा बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं 5 से, तो मीडियन राइट साइड में प्रेजेंट होगा। इसमें अभी कोई डाउट जो मैंने अभी लाइन बोली? एक बार भैया फिर से रिपीट कर दोबारा दो। रिपीट करता हूँ कि आपके पास सपोज करो टोटल एलिमेंट 15 है, यहाँ पर 16 एलिमेंट है मुझे दिख रहा है, लेकिन मैंने सपोज करो 3/5 का बना लिया इसको। 3/5 का होता तो टोटल 15 एलिमेंट होते, राइट। 15 एलिमेंट होते तो मीडियन एलिमेंट कौन सा होता है? जो कि बीच में होता है, इसके लेफ्ट साइड में इसके 7 एलिमेंट होते, बीच वाला एलिमेंट मीडियन होता, राइट। हमने एल और आर वाली रेंज निकाल ली। एल होगा 1, आर होगा 10, मिड आ गया इससे हमारे पास 5। हमने चेक किया कि 5 से छोटे एलिमेंट कितने हैं हमारे पास। अगर 5 से छोटे एलिमेंट 7 हैं, तब तो हमें मीडियन मिल गया अपना। अगर 5 से छोटे एलिमेंट 7 से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब 5 थोड़ी ज्यादा आगे चला गया है और मीडियन जो होगा वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो उस केस में आप r = m-1 कर दोगे। और अगर 7 से छोटे एलिमेंट 5 से छोटे एलिमेंट 7 से कम है, तो इसका मतलब मीडियन राइट साइड में है, तो आप l = mid+1 कर दोगे। आप कोई दिक्कत? ठीक है भैया। यहाँ पर आप काउंट अब लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता। आप एक और चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये पता लगाने के लिए कि 5 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। तो अब हमारा काम बचा था 5 से छोटा एलिमेंट निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक रो बाय रो जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या इसका जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करो, लास्ट एलिमेंट क्या 5 से छोटा है। अगर लास्ट एलिमेंट 5 से छोटा है, तो इसका मतलब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, सारे सारे एलिमेंट 5 से छोटे हैं, तो वहां पर तो सिर्फ प्लस उस पूरी रो को ऐड कर देंगे, राइट। अगर एलिमेंट 5 से छोटा नहीं है, जैसे 8 5 से छोटा नहीं है, तो हमें बाइनरी सर्च लगा देना है इस पूरे एरे के अंदर। हमें देखना है कि इससे जस्ट छोटा एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें दिखेगा इससे छोटे एलिमेंट यहाँ पर 2 हैं। तो 5 से छोटे एलिमेंट अगर काउंट करोगे तो यहाँ पर इस रो में 2 एलिमेंट है, इस रो में भी 2 एलिमेंट है, इस रो के अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट है और इस रो में 4 एलिमेंट है। तो 4 + 1 5 6 7 8 9। तो हमें देखिए 5 से छोटे एलिमेंट 9 है, मतलब 5 से छोटे एलिमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब 5 राइट साइड में कहीं प्रेजेंट है, मीडियन जो होगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। तो हम उस केस में r = 5 - 1 विच इज 4 ये कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से बाइनरी सर्च लगा देंगे एंड सो ऑन हम करते चलेंगे। आई थिंक अब आप कर लोगे इसे, ठीक है, ट्राई करना। हाँ भैया, थैंक यू। ऑलराइट। अगला 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 जन्मजय। हेलो। हेलो। हाँ अनुज भैया, कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। नहीं, थोड़ा मतलब मेरे को ये चीज समझ थी, जो अभी क्वेश्चन हमने किया ना, फाइंड पेयर्स विद गिवन सम वाला, एक बार उसका कोड आप जी हो क्या? जी जी बिल्कुल, एक सेकंड। पेयर विद गिवन सम, राइट, ये वाला। या राइट। तो भैया जैसे इसमें लाइन 41 में अपन कर रहे हैं कि इफ सेट डॉट कंटेन्स हमारा जो COMP है, तो हम रिटर्न ई कर रहे हैं, मतलब इस पे अपन वो एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं एरे का।
जिसके लिए उसका पेयर मिला है। यार यहाँ पे मैंने पहले बूलियन लगाया हुआ था और फिर मैं ट्रू रिटर्न कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को ये बताने लग गया मैं कि अगर आपको पेयर रिटर्न करना है, ठीक है, अगर आपको वो पेयर नहीं वो समझ गया भैया मैं। हाँ जी, एक्चुअली हाँ जी। मैंने ना उसको इंट करके सेम चीज अपने पे किया, तो हाँ, मेरे को ना रिटर्न हो रहा है उसका जो पेयर वैल्यू है वो, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्यों रिटर्न हो रहा है। रिटर्न तो अपनी को जो एक्चुअल एलिमेंट है एरे का, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड एलिमेंट पे हमारा 2 है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है 6, अगर हमारा सम 8 है तो वो दूसरे इंडेक्स में है। तो 2 रिटर्न, क्योंकि एरे में अभी हमारा ई है वो तो 2 है और हमको कंडीशन स्पेसिफाई हुई है। हाँ तो टू ही के लिए ही तो 2 ही रिटर्न होगा, 3 रिटर्न नहीं होगा उस केस में, 2 ही रिटर्न होना चाहिए। आई मीन ई की वैल्यू तो 2 ही है ना उस टाइम पे। हाँ तो बट 2 रिटर्न नहीं हो तो रहा है, कुछ उसकी जो गड़बड़ कर। कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ हाँ, एक बार आप करके दिया, मैं एक बार कोड अपना कंपेयर करता हूँ, आप एक उसको इंट सेकंड। करके करो ना। हाँ आप अपना कोड ही भेज दो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये इस तरीके से नहीं करना है इसे यार। यहाँ पर इंट और ये ई रिटर्न मत करना, पेयर करके करोगे तो ठीक रहेगा, पेयर करके करना है। और फिर इवन पेयर के अंदर भी यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है कि पेयर इंट ए इंट ई और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। डॉट ए इक्वल टू ए और दिस डॉट बी इक्वल टू बी। और जब आपको पेयर मिल जाता है तो आपको पूरा पेयर रिटर्न करना है, न्यू पेयर, और यहाँ पर डाल दो ई और कॉम, ये रिटर्न करना है, और यहाँ पर रिटर्न करना नल। ये काम करेगा, ठीक है। अब इसको चलाओगे यहाँ पर पेयर विद गिवन सम, यहाँ पर हमें पेयर मिलने वाला है, कमांड एक्स, और यहाँ पर हमें मिलेगा पेयर पेयर इक्वल टू पेयर विद गिवन सम। उसके बाद फिर आप प्रिंट करोगे यहाँ पर पेयर डॉट ए और फिर पेयर डॉट बी। इस तरीके से ये परफेक्ट है, ठीक है। ये ओके कोड होना चाहिए, इस तरीके से कोड करना है आपको, अगर आपको दोनों के दोनों एलिमेंट बताने कि वो दोनों एलिमेंट कौन से हैं। और अगर पेयर मैं नल से है, पेयर नल है ना, तो यहाँ पे ये इफ यहाँ पर वो भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नल पॉइंटर एक्सप्रेशन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ जाएगा। तो इफ पेयर इज नॉट नल तभी ये कोड में जाना, अदरवाइज मत जाना, ऐसा। ठीक है, एल्स तो रिटर्न कर देना नॉट फाउंड। पहले वाले में ई रिटर्न कर, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि वो क्यों आ रही है। यार वो कुछ मे भी कोड में गड़बड़ कर रहे हो आप, मेरे को कोड भी सेंड कर। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए कोड रीड कर दूं क्या? बहुत छोटा सा है, 4 लाइन का। नहीं नहीं कोड रीड मत करो, यहाँ पे पेजो से कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। नहीं होता है भैया, यहाँ पे पेस्ट नहीं होता है। तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, यहाँ पे कई लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, डाउट सेशन में स्क्रीनशॉट डाल के भेज दो। एक ठीक सेकंड है, मैं ट्राई करता हूँ। या फिर एक बार ट्राई रन कर लो, मे भी खुद ही सॉल्व कर लो उस चीज को, ठीक है भैया, ठीक हो सकता है। है ओके डमी छोटी सी मिस्टेक हो। ओके ओके, थैंक Then two key have same value, if yes then would it change anything? हाँ, दो की सेम वैल्यू हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि हैशटैग के अंदर सेम चीज के तरफ में करते हैं, सेम चीज होती है, सेम चीज में डुप्लीकेशन होती है, सेम डिफरेंट चीज की सेम वैल्यू हो सकती है। हमने देखा भी था एग्जाम्पल में कि रोल नंबर हमने रखे थे, रोल नंबर एक फैक्टर करते था, लेकिन आप मैथ के अंदर रख सकते हो कि दो चीज ही जिनकी वैल्यू सेम है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था मैथ के बेसिक वाली। यहाँ पर देख रहे हो, ये हमें यहाँ पर आप इजीली ये कर सकते हैं। तो टी और यहाँ पर टी नहीं है, टी ओह स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके आई एम सॉरी, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं ये करने लग गया था वहां पे। एक सेकेंड, क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है क्या क्या मैप के अंदर दो कीज की वैल्यू सेम हो सकती है? हाँ देखो हो सकती है ना, क्योंकि वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू के ऊपर कोई चेकिंग नहीं हो रही, चेकिंग सारी कीज पे हो रही है। ठीक है, वॉइस आ रही है? नहीं आ रही वॉइस, नहीं आ रही।
आ रही है यार आ रही है तो ठीक है ना, मजे क्यों ले रहे हो मेरे से? अच्छा पहले गायब हो गई थी, ओके आई एम सॉरी। ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये करता कि कीज आपकी रिपीट नहीं होंगी लेकिन वैल्यूज रिपीट हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, वैल्यू पे कोई भी चेकिंग नहीं हो रही होती है। जन्मजय ने कोई कोड पेस्ट किया है, let's see, कहाँ कर दिया पेस्ट? अच्छा ये रहा, यहाँ नहीं चलता, पहली बात तो यहाँ चलता, पता नहीं क्यों। सेट ऑफ इंटीजर सेट इक्वल्स न्यू है सेट int e a कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए ना सम माइनस e इफ सेट डॉट कंटेन्स कॉम्प रिटर्न e else set डॉट ऐड e रिटर्न -1। हाँ तो ठीक है, ठीक तो है, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिटर्न ई ही होना चाहिए, कॉम्प रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे। अब किस एरे के लिए क्या आउटपुट आ रहा है वो भी भेजो मेरे को एक बार, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि अब रिटर्न तो ई कर रहे हो। देखते हैं क्या गड़बड़ है। हाँ जी विकास जी बोलिए। हाँ भैया, मेरे को पूछना था कि कनेक्टिंग अभी तक एल्गोरिथम पढ़े हैं, जी, वो एल्गोरिथम सफिशिएंट है क्या? जैसे हम प्लेसमेंट सीजन शुरू हो रहा है तो लाइक ग्राफ वगैरह के डीएफएस वीएफएस वो तो अलग है, बट जो डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारे, वो डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम हमने कवर कर लिए या फिर हम जैसे आज हमने मैप में पुराने ही प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है? हाँ जी, तो हाँ, तो जैसे लिंक लिस्ट और बाकी सब में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब क्या कवर करना चाहिए अगर जल्दी से प्रिपेयर करना है एक वीक के अंदर, तो ठीक है, एक वीक बचा अदर ठीक है, देन जो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल एक वीक बचा है तो अब आपको पढ़ लेना चाहिए लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ये तीन चीजें दो दो दिन में डिवाइड करके कर लो, और मतलब होपफुली इसी में से अगर क्वेश्चन आ जाए, जो भी अभी हमने टॉपिक कवर किए हैं, एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, तो ज्यादा चांसेस हैं हो जाएंगे shortly, ठीक है। ओके भैया। लेकिन बाय एनी मींस एकदम रेडी नहीं हो गए, मैंने शुरुआत से ही कहते आ रहा था कि ये कोर्स थोड़ा ज्यादा देर तक चलेगा, अगस्त में जिनकी भी कंपनी स्टार्ट हो रही है वो पैरेलली में वो टॉपिक्स करने लग जाओ जो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो एक वीक पे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था आपको एट द फर्स्ट प्लेस। बट अगर नहीं भैया आता है, बट यू नो मैं अब वही पूछ रहा था कि लिंक लिस्ट के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन या क्यू या स्टैक के जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े। हाँ जो नहीं पढ़े हैं उनमें से इंपॉर्टेंट है हमारे स्टैक एंड क्यूज एंड लिंक लिस्ट, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके भाई। वैसे बाइनरी ट्रीज, पैराडिग्म्स, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ कि ये फिलहाल जल्दी से कर लो। ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट, अमित, अमित आके यार इतना मस्त मस्त बातें बोलता है। हेलो भैया। हाँ जी शक्ति जी, मेरा नाम है। आवाज तेज करिए अपनी। हाँ जी बोलिए। क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ भैया, लेट्स सपोज मैंने एक इंटरफेस बनाया स्पोर्ट्समैन, ठीक है, दूसरा इंटरफेस बनाया सिंगर। पहला इंटरफेस क्या बनाया था आपने? सोर्समैन, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन, सिर्फ अच्छा, प्लेयर प्लेयर प्लेयर, सिंपल कर ठीक है, देता है प्लेयर। और ऑलराइट, दूसरा इंटरफेस है लेट्स सपोज सिंगर। ठीक है, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन जो प्लेयर जो इंटरफेस है उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है इंट, लेट्स सपोज। एक मैं बनाते भी चलता हूँ ना, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ लिखते चलते हैं आप जो भी हाँ बोल, जी, एक है प्लेयर और एक है सिंगर, ठीक है, सिंगर। फिर प्लेयर के अंदर एक फंक्शन, दोनों इंटरफेस है, प्लेयर के अंदर एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है इंट हम्म, एंड उसका फंक्शन का नेम ठीक है, कुछ भी नाम है, सपोज करो वॉक नाम है, ठीक है, वर्क। ठीक है, और वो सेम फंक्शन सिंगर पे भी है लेकिन रिटर्न टाइप लेट्स सपोज डिफरेंट है, लेट्स सपोज डबल है या फिर वर्ड है, वर्ड लेट्स सपोज वर्ड है और फिर प्रिंट करते हैं बस। ठीक है, लेट्स ऐसा, सपोज और एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ये दोनों इंटरफेस को। हाँ हाँ, तो आप कह रहे हो यहाँ पर क्या दिक्कत होगी? हाँ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक वॉक फंक्शन भी है और एक इधर भी वॉक फंक्शन। आपने खुद इंप्लीमेंट करने का देखा इसे कि हाँ क्या? मैंने किया है। हाँ एरर आ रहा है, मतलब मैं जब भी void कर रहा हूँ तो बता रहा है कि इंट कर दो, जब इंट कर रहा हूँ तो कहता है कि void कर दो। सॉरी मैंने इम्प्लीमेंट किया, जी। जब भी मैं वाक फंक्शन को ओवरराइड करता हूँ, हाँ। लेट सपोज रिटर्न टाइप void लिख दिया तो वो बोल रहा है कि उसे इंटीजर को इंट कर दो, और जब इंट करता हूँ वो बोल रहा है नहीं void कर दो। ऐसे हो रहा है। वही मैं कह रहा था कि ये डिलेमा टाइप की चीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इस चीज को मैंने पढ़ा भी था एक बार जावा के अंदर कि ये इवन जो आपके पास ये डाउट आया, ये डाउट मेरे पास पहले भी आया था, और ये मेरा मतलब खुद का ही डाउट था, मैंने चेक किया था। तो ये ऐसी चीजें हो रही थी, उसको मैंने पढ़ा था, डिलेमा करके कुछ तो ये बोलते हैं जावा वाले इस चीज को। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा डिलेमा बोलते हैं इस चीज को, किसी को अगर नाम याद आ रहा है तो मुझे बताना यहाँ पे। बट हाँ, दिस इज समथिंग विच आई डोंट थिंक यू कैन डू, ठीक है। आप क्योंकि एक क्लास के अंदर एक फंक्शन आपने बनाया, तो अगर आपके पास सेम पैरामीटर हैं तो सेम पैरामीटर और सेम नाम के बाद आप डिफरेंट रिटर्न टाइप का ऐसे फंक्शन नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो ये चीज़ अलाउड होती नहीं है, तो इस चीज़ को आप कर नहीं सकते हो जावा के अंदर। मुझे एक बार इसको ठीक से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। इवन आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या नाम है उस चीज़ का, तो आई विल हैव टू स्टडी एंड टेल यू। तो मे बी हम अगली राउंड क्लास के अंदर इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और एक डाउट है मेरा, जी बोलिए। अच्छा। लेट सपोज हम एक हैश मैप बनाते हैं या फिर हैश सेट कोई भी एक बनाते हैं, एक एक जगह में लिखा होता है कि हैश सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, और एक कहीं पे लिखा है कि सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, इसमें कुछ फर्क पड़ता है या फिर सेम चीज है? सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट या फिर हैश सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, आप कह रहे हैं दोनों हाँ में क्या डिफरेंस है? फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, आप ये पूछ रहे हैं, हाँ राइट? देखिए, दोनों की दोनों सेम चीजें हैं। दोनों के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है वो एट द एंड हैश सेट का ही बन रहा है, ठीक है। पहले में क्या पहले इस पर, लेकिन पहले को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि पहले वाले के अंदर आप सेट इंस्टेंस ले रहे हो, ठीक है। ये इंस्टेंस है सेट का, इक्वल टू न्यू हैश सेट कर रहा है आपने, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है कि आप इस S1 के अंदर ना कभी भी आप चाहो तो इस दूसरा, अगर आपने कोई हैश सेट बनाया, सपोज करो दूसरा आपने कुछ बनाया लिंक्ड हैश सेट, राइट, एक आपने लिंक्ड हैश सेट बनाया, तो इजीली आप S1 के साथ S2 के ऑपरेशन को कर सकते हो। ये सपोज करो आपने हैश सेट बनाया S2, क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। S1 भी सेट है, S2 भी सेट है, तो जो भी सेट टू सेट ऑपरेशंस होते हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ये फायदा होता है बेसिकली। दूसरा फायदा ये भी है कि आप मतलब ये मोर ऑफ द डेवलपमेंट साइड चले आते हैं इसके अंदर। दूसरा फायदा ये होता है कि हमें फिर ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि ये इंटरनली क्या चल रहा होगा। आपने बस इनिशियलाइज करते टाइम इसको ये बना दिया, और फिर यूजर फर्दर डीप डाउन जब इसे यूज कर रहा होता है S1 को, तो वो ये नहीं सोच रहा होता कि ये किस चीज से बनाता है, सेट से बनाता या लिंक्ड एसेट से बनाता या ट्री सेट से बनाता। वो बस इसकी फंक्शनैलिटी को यूज करता रहे, तो एक सॉर्ट ऑफ एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर भी डल जाती है इसके अंदर। तो दो इसके फायदे होते हैं, एक तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर इंप्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस, एंड सेकेंडली एक एब्स्ट्रैक्शन मिल जाती है। बाकी यूज वाइज कुछ भी फर्क नहीं आने वाला, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर हैश सेट करके कर सकते हो। मेरे को देखा होगा आपने, मैं ज्यादातर टाइम ये यूज करता हूँ क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ज्यादातर यही प्रेफर किया जाता है कि आप ऐसे ही करो, ठीक है। थैंक यू। आई थिंक यही डाउट था, या फिर मैंने गलत समझ लिया डाउट आपका? नहीं यही था। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। राइट। ठीक है, इसके साथ फिर अब दो लोग बचे हैं, दो लोग आप मेरे से बाद में पूछना। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, गुड नाइट, क्वेश्चन वोश्चन करो मस्त, बाय बाय।